बस फिर से आप सभी का टेक्नोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पैरा 345 IRPW का पैरा 345 रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज इट? रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस। सो लेट अस सी व्हाट इज इट। लास्ट लेक्चर में हमने इसका पॉइंट नंबर 1 पढ़ लिया था, बट आज हम लोग इसको फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए कनेक्ट होके आगे चले, क्योंकि एक वीकेंड आ गया था बीच में, तो वी नीड टू गेट कनेक्टेड। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा पैरा 345? इट इज टॉकिंग अबाउट रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस। ठीक है, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस इन LWR, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस इन LWR और CWR इंक्लूड्स फॉलोइंग ऑपरेशन। क्या क्या चीजें इसके अंदर शामिल होती है वो यहाँ पर नाम देखो उन्होंने एन्यूमरेट किया हुआ है। पहला है टैंपिंग और पैकिंग। देखिए, टैंपिंग और पैकिंग बोथ आर द सेम थिंग, द ओनली डिफरेंस इज दैट जब हम किसी मशीन को इस्तेमाल करते हैं पैकिंग करने के लिए तो हम उसको टैंपिंग बोलते हैं, और अगर हम इसको बीटर वगैरह से मैनुअली करते हैं तो उसको हम पैकिंग कहते हैं। तो टैंपिंग और पैकिंग वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज लिफ्टिंग। ट्रैक को हमको उठाना पड़ता है कभी कभार। देन इज देन नेक्स्ट पॉइंट इज अलाइनिंग इंक्लूडिंग माइनर रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व, यानी कि अलाइनमेंट करेक्शन वगैरह करना है। छोटा मोटा कर्व के अंदर थोड़ा बहुत उसके अंदर जो है स्लीविंग वगैरह करना पड़े तो माइनर रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व वगैरह जो आ जाएगा वो इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज शैलो स्क्रीनिंग और शोल्डर स्क्रीनिंग। उथली छनाई जिसे हिंदी में कहते हैं, शैलो स्क्रीनिंग इज नथिंग बट हिंदी में उसको उथली छनाई बोलते हैं, जो आमतौर पे मानसून से पहले की जाती है। इसी तरह से शोल्डर स्क्रीनिंग भी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करूंगा, शैलो स्क्रीनिंग या शोल्डर स्क्रीनिंग क्यों की जाती है। हमारे टॉपिक से डायरेक्टली लेना देना नहीं, बट देन टू मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ। शैलो स्क्रीनिंग एक्चुअल में देखिए, आपकी जो बलास्ट होती है, हमारी जो बलास्ट होती है इसके अंदर दो टाइप की स्क्रीनिंग होती है। एक होती है शैलो स्क्रीनिंग और दूसरी होती है डीप स्क्रीनिंग। ठीक है, डीप स्क्रीनिंग इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो ट्रैक में जो हमने बलास्ट डाली होती है, हमने एक पर्टिकुलर ग्रेडेशन के हिसाब से बलास्ट डाली होती है। बट व्हाट हैपेंस, होता यह है कि कंटिन्यूअस वो जो गाड़ियां चलते चलते वो जो उसके जो है स्टोन पार्टिकल्स टूट के छोटे छोटे होते चले जाते हैं, पल्वराइज होते जाते हैं, नीचे जाके केकिंग हो जाती है। उस केकिंग की वजह से जो हमारे को ट्रैक को जो कुशन चाहिए होता है वो कुशन मिल नहीं पाता, वो कुशन हमें नहीं मिल पाता। तो हम क्या करते हैं, हम उसकी छनाई करते हैं, डीप स्क्रीनिंग। ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा यहाँ पर जो बात हो रही है शैलो स्क्रीनिंग या शोल्डर क्लीनिंग की, इसमें ऐसा है कि देखिए मेरी जो बलास्ट है ये जो है सेक्शन में पड़े पड़े फाउल हो जाती है। व्हाट इज मीन बाय फाउलिंग? फाउलिंग का मतलब ये है कि मेरी जो बलास्ट है इसके जो है जो सरफेस एरिया जो है इसका, मेरे जो बलास्ट का जो सरफेस एरिया है, अगर यहाँ पर बात करूं कि से सपोज ये मेरा स्लीपर है, और यहाँ पर से ये हमारी कुछ बलास्ट वगैरह, बलास्ट का प्रोफाइल है, सपोज समथिंग लाइक दिस, ये मेरा बलास्ट का प्रोफाइल है। तो दिस इज एक्सपोज टू वेदर, हमारा जो है ट्रैक इज एक्सपोज टू वेदर। तो इस एक्सपोजर की वजह से होता क्या है इसके अंदर कि जो कुछ भी गंदगी, कुछ भी कचरा वगैरह वो लोग जो लोग ट्रेन से लोग थ्रो करते हैं, या जो है कभी साइक्लोन वगैरह आ गया तो धूल मिट्टी आ गई, बारिश हो गई तो पानी जमा हो गया, तो व्हाट हैपेंस कि ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की लेयर में ऊपर की लेयर में धीरे धीरे आके डिपॉजिट होने लगते हैं, ऊपर की लेयर में ये आके डिपॉजिट होने लगते हैं। तो इस तरीके से ये डिपॉजिशन होने की वजह से क्या होता है, ऑल दो समझो ऊपर ऊपर से डिपॉजिट हो गया, ऑल दो इसके अंदर हो सकता है कि इसके अंदर एयर वॉइड्स हो, अभी भी इसके अंदर एयर पॉकेट्स हो जो हमको चाहिए ड्रेनेज वगैरह के लिए सफिशिएंट, हो सकता है ये हो। लेकिन व्हाट हैपेंस, प्रॉब्लम ये यहाँ पे ये हो जाती है कि यहाँ पे जो एक लैमिना बन जाती है, एक लेयर बन गई जिसकी वजह से मेरे ट्रैक में से जो पानी ऊपर से आके एब्जॉर्ब होके इसके अंदर जाना है वो नहीं जा पाता। तो व्हाट वी डू कि ऊपर ऊपर का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे ये शोल्डर की बात करें या अगर दो स्लीपरों के बाद में बीच में बात करें तो क्रिब बलास्ट हमारी होती है, तो क्रिब में भी यही होता है प्रॉब्लम, क्रिब में भी यही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आके डिपोजिशन हो जाता है। तो इसको जो है निकालने की प्रोसेस होती है शैलो स्क्रीनिंग या शोल्डर क्लीनिंग। शैलो स्क्रीनिंग आपके गाले के अंदर दो स्लीपरों के बीच में भी होती है, और शोल्डर के, और ये जो है दूसरा शोल्डर क्लीनिंग ये बाहर के हिस्से में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दैट इज नथिंग बट रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग्स रिक्वायरिंग लिफ्टिंग। फिटिंग का जो है रिन्यूअल जिसमें लिफ्टिंग की जरूरत पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ एसईजे, मेंटेनेंस ऑफ स्विच एक्सपांशन जॉइंट। ठीक है,
ये सारी चीजें रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस के अंदर आ गई। अगर इस रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस को हम लोग क्लासिफाई करें तो आम तौर से ये वो काम है जो गैंग हमारी साल भर में करती है। साल भर में अक्सर टाइम हमारी गैंग के यही काम होता है। जहां पर भी जो है अलाइनमेंट ट्रैक का खराब हो जाएगा, अलाइनमेंट करेक्शन करेंगे, पैकिंग लूज हो गई पैकिंग करेंगे, कई ट्रैक कहीं बैठ गया है तो उसको लिफ्टिंग करना पड़ता है, लिफ्टिंग करेंगे, छनाई करना है, और फास्टनिंग्स वगैरह का रिन्यूअल करना है, और एसईजे का मेंटेनेंस। ये सारा रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस के अंदर आने वाली चीजें हैं। इसके बारे में क्या कहता है मेरा मैनुअल, इसको हम लोग जरा अब देख लेते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था लेकिन इसको हम फिर से पढ़ने वाले हैं आज। जनरल में क्या स्टेटमेंट है? द रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस इन एलडब्ल्यूआर शाल बी कंफर्म टू हार्स व्हेन रेल टेम्परेचर इज बिटवीन TD प्लस टू 10 टू TD माइनस 30। TD प्लस 10 से लेके TD माइनस 30। रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस कब किया जाएगा? जब हमारा रेल तापमान TD प्लस 10 से TD माइनस 30 के बीच में होगा। और ये भी कह रहा है कि ये जो काम हमारा है रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस का शाल बी कंप्लीटेड वेल बिफोर ऑनसेट ऑफ समर, क्योंकि समर के अंदर तो इट इज गोइंग टू गेट क्रॉस्ड, है कि नहीं? ऑब्वियस है कि समर में है टेम्परेचर विल राइज, तो TD+10 को क्रॉस कर सकता है। इसलिए कह रहा है कि रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस जो है TD+10 से लेके TD-30 के बीच में करना है, और समर शुरू होने से पहले पहले करना है। आइए अब यहाँ पे जब टेम्परेचर के बारे में बात चल रही है तो आई लाइक टू मेक व्हाट यू से, एक रियल टेम्परेचर का पूरा एक लेआउट हमको यहाँ पे बना, अरेंजमेंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो विल जस्ट स्टार्ट विथ, ये समझो मेरा एक रियल थर्मोमीटर का मैं स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। इसमें कुछ कुछ लिमिट्स हैं, वो मैं लिमिट्स आई एम ट्राइंग टू मेक, इसी के बेसिस पे हमको जो है पूरा का पूरा LWR का मेंटेनेंस समझना है। तो व्हाट आर दीज लिमिट्स, तो मैं यहाँ पर लिखते चला जाता हूँ। सबसे पहले मेरा जो है LWR में जो मेंटेनेंस होता है इट इज बेस्ड ऑन TD। LWR में जो मेंटेनेंस हम करते हैं क्या बेसिस पे करते हैं? TD। TD यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, TD। व्हाट इज TD? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर। De-stressing temperature. TD is nothing but de-stressing temperature.
Oh, my sound was okay. I'm sorry. मैंने इतना listen. This is my regular track maintenance. This is my regular track maintenance. इसका range है TD plus 10 से TD minus 30 and it shall be completed well before onset of summer. This is the diagram I have made. This is the diagram I have made. ये डायग्राम मैंने बनाया, जिस डायग्राम में हमको क्या समझ में आ रहा है, इसमें हमको समझ में आ रहा है कि भाई रेल मेंटेनेंस एलडब्ल्यूआर में किस तरीके से करते हैं. ओके. तो टीडी प्लस 10 से टीडी माइनस 30 के बीच में रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस का काम करते हैं. सपोज हमने काम किया बीसीएम का काम किया और हमने वो उसको रेंज में किया, रेंज के बाहर हम नहीं गए, इट वाज इन द रेंज ओनली. लेकिन जो मेरा पैच मैंने बीसीएम का किया था वो, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर टाइम लगता है, कंसोलिडेशन करना पड़ता है. अगर वो तापमान मेंटेनेंस ऑपरेशन के दौरान या मेंटेनेंस के बाद में टेम्परेचर इंक्रीजेस टू या एक्सीड्स टू टीडी प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एक्सीड्स टीडी प्लस 20, यानी कि ये टीडी प्लस 10 है. और यहाँ पर सपोज एक लाइन में ले लेता हूं से, यहाँ कोई टेम्परेचर आ गया, ये टीडी प्लस 20. अब यहाँ पे मेरा टेम्परेचर, एक नया टेम्परेचर जिसको मैं लिखूंगा टीडी प्लस 20 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर चला गया, यानी कि टेम्परेचर मेरा बढ़ गया. अभी कितना हो गया, टीडी प्लस 20 हो गया. ओके. ये पैच में टीडी प्लस 20 हो गया, ये बीसीएम किया था, या ये बढ़ के टीडी प्लस 20 हो गया. तो क्या कहता है, फिर हमको क्या करना, उस पैच में, जिस पैच में ऐसा होता है वहां हम क्या करेंगे, वी नीड टू इम्पोज स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 50 kmph. ठीक है. अगर कंसोलिडेशन नहीं हुआ, कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं हुआ और तापमान मेरे वर्क साइट पे टीडी प्लस 20 को पार कर जाता है, तब क्या करेंगे, 50 kmph का कॉशन ऑर्डर इंपोज कर देंगे. नेक्स्ट कहता है बलास्ट सेक्शन शाल बी प्रॉपरली मेंटेन. आगे क्या कहता है, बलास्ट सेक्शन शाल बी प्रॉपरली मेंटेन स्पेशली ऑन पेडेस्ट्रियन एंड कैटल क्रॉसिंग. बलास का जो सेक्शन है ये सब जगह मेंटेन करना है. खास करके लिए कहाँ कह रहा है, स्पेशली ऑन पेडेस्ट्रियन एंड कैटल क्रॉसिंग, यानी जहां पर लोग जो है पेडेस्ट्रियन यानी कि जो पैदल राहगीर जो है चल के लाइन को पार करके जा रहे हैं, या जानवर लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, जिसे हम लोग रेलवे की भाषा में क्या कहते हैं, ट्रेस पासिंग बोलते हैं. जिस एक्टिविटी को हम लोग रेलवे की भाषा में क्या कहेंगे, ट्रेस पासिंग. तो अगर जिन जगहों पर ट्रेस पासिंग होती है, अब देखिए यहाँ पे आपके सामने डायग्राम बना है, बलास का प्रोफाइल कुछ इस तरीके से है. लेकिन जस्ट इमेजिन करें आप कि अगर यहाँ से लोग लाइन पार करके जा रहे हैं, यहाँ से अगर लोग लाइन पार करके जाते होंगे, तो ये क्या होगा, ये प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाएगा. इट विल चेंज ना. अभी जो यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा था, ये बलास मेरी इस तरीके से कुछ स्प्रेड हो जाएगी आसपास. ये तो ऊपर का जो क्राउन पोर्शन है ये निकल के चला जाएगा, तो क्या होगा, मेरा स्लीपर फ्री हो जाएगा ना. मे बी ये इस तरीके से नीचे तक ऐसा भी हो सकता है, हु नोज. ठीक है. तो क्या है, बलास्ट सेक्शन shall be properly maintained especially on pedestrian and cattle crossing. तो जहां पर भी ऐसे पेडेस्ट्रियन या कैटल क्रॉसिंग होती है, तो यहाँ कोई हमने कंक्रीटिंग तो की नहीं है कि ये जो जिसको आपने एक तरीके से बना दिया ट्रायंगुलर शेप में तो रहेगा. इट इज नॉट लाइक दैट. हम जानते हैं इस बात को. तो ये जो है इसको क्या करना है, मेंटेन करना है. तो क्या करना है, ये प्रोफाइल को वापस से बनाना है, तो इसको रीप्रोफाइलिंग करना है ताकि ये फिर से उस प्रोफाइल में आ जाए. और कहां पर बोल रहा है, और कहां पर बलास्ट प्रोफाइल का ध्यान रखा जाए, तो वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि आप जहां पर भी गोलाई है, कर्व्स हैं, अप्रोचेस ऑफ लेवल क्रॉसिंग एंड ब्रिजेस, ब्रिज या और लेवल क्रॉसिंग के जो अप्रोचेस होते हैं वहां पर, इन सब जगहों पर हमको बलास्ट का प्रोफाइल का ध्यान रखना. इसी तरह से सेस लेवल शुड बी करेक्टली मेंटेन्ड. सेस लेवल शुड बी करेक्टली मेंटेन्ड, यानी आप ये समझे कि सेस किसको बोलते हैं. सेस एक्चुअल में होता क्या है, सेस एक्चुअल में किसको कहते हैं, ये जरा पहले समझ लेना हमें जरूरी है. ये मैं जो बना रहा हूँ ये फॉर्मेशन का टॉप है. व्हाट इज इट, इट इज नथिंग बट टॉप ऑफ द फॉर्मेशन. और ये जो है मेरी लाइन है आपकी बलास्ट की, समथिंग लाइक दिस. और समझो आपके फॉर्मेशन का ये क्रॉस इस तरीके, सपोज ये एम्बैंकमेंट में समथिंग लाइक दिस. तो सेस बोलते किसको है, पहले तो इसको जान लेना है कि सेस किसे कहा जाता है. तो सेस मेरा ये पोर्शन होता है, सेस टो ऑफ बलास्ट से टॉप ऑफ फॉर्मेशन का जो पोर्शन है ना, बीच का हिस्सा, ये टो ऑफ बलास्ट हो गया और ये फॉर्मेशन का टॉप का एज हो गया. इनके बीच की जगह को व्हाट वी कॉल इट एज
CE SS, क्या यानी कि सेस, दोनों तरफ हमारे सेस होते हैं, CE SS। ठीक है, तो सेस एक्चुअली प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहा है, सेस लेवल शुड बी करेक्टली मेंटेन। अब होता क्या है, देखिए दो चीजें होंगी, दो चीजें होगी। हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि हमारा जो है, हमने यहाँ पर कुछ जो है कुछ काम मेंटेनेंस का किया होगा, लाके यहाँ पे स्लीपर बदली किया, या हमने कुछ और काम किया, हमने लाके यहाँ पे मिट्टी लाके जमा कर दी, जिसको उठाना था बाद में, समथिंग लाइक दिस, एक हीपिंग हो गया। तो अब ये यहाँ से जो ड्रेनेज होना, ये ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। तो अगर इस तरीके से हाई सेस है, तो इसको क्या करेंगे, काट के निकालेंगे। क्या करेंगे, हाई सेस अगर कहीं पर है तो क्या करेंगे, वी विल उसको रिप्रोफाइलिंग करेंगे। या इस तरीके से भी हो सकता है कि कभी खोदने खादने में हमारा जो है सेस थोड़ा नीचे चला गया, सेस हमारा एक्चुअल में होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये नीचे चला गया। इस परिस्थिति में भी अब जो है यहाँ पर मिट्टी लाके डाली जाएगी और इस सेस को रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा था, सेस लेवल शुड बी करेक्टली मेंटेन्ड, उसका मतलब ये है। ठीक है, dwarf walls may be provided on pedestrian and cattle crossing to prevent loss of ballast. Dwarf wall may be provided on pedestrian and cattle crossing to prevent loss of ballast. इसका मतलब क्या है, ये भी समझ लेते हैं। ड्वार्फ इंग्लिश में बोलते हैं, जो है हिंदी में ड्वार्फ का मतलब ये हो गया कि बौना, छोटा। ड्वार्फ यानी छोटी दीवार। तो जैसे कि अगर यहाँ पर आप देखें कि ये हमारी जो है क्रॉस सेक्शन है, और सपोज यहाँ पर कैटल क्रॉसिंग बहुत हो रही है, क्या हो रहा है, कैटल क्रॉसिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अब कैटल क्रॉसिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, ये हमारा बलास का जो प्रोफाइल जो है हमारा डिस्टर्ब हो गया, गड़बड़ा गया है, समझे ना। इधर ये जो प्रोफाइल था ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो हमारा मैनुअल क्या कहता है, एक बौनी दीवार बना दो। क्या कह रहा है, एक बौनी दीवार यहाँ पर आप लाकर बना दो, ताकि जहां पर फ्रीक्वेंटली जो है क्रॉसिंग होती है। तो क्या है, ड्वार्फ वॉल में प्रोवाइड ऑन पेडेस्ट्रियन कैटल क्रॉसिंग टू प्रिवेंट लॉस ऑफ बलास्ट। तो ये लोग तो मानने वाले हैं नहीं, है कि नहीं। तो क्या करें, एक दीवार बना दो छोटी सी, और क्या करो आप, उसके बाद में उसके जो पैचेस है ना, इंटरस्टाइसेस, इसके अंदर लाके आप क्या करें, इसके अंदर लाके वो कह रहा है कि आप इसके अंदर लाके, आप इसके अंदर बलास लाके गाले में भर दें, के बीच में आप लाके भर दें। ठीक है, ये हमारा मैनुअल का कहना है। ताकि अगर ये प्रोफाइल ना भी होगा, तो ये ड्वार्फ वॉल बनी है, तो ये जो स्लीपर मेरी भाग नहीं पाएगी। यहाँ लॉजिक सिंपल इतना है कि स्लीपर को मेरे जो है ना साइडवेज लैटरली जाने नहीं देना है कहीं पर भी। मेरा जो स्लीपर है, इसको लैटरली जाने को रास्ता नहीं मिलना चाहिए। इसकी टेंडेंसी होगी कि इस तरीके से भागे, टेंडेंसी होगी कि जहां से भी जगह मिले वो भागे। बकलिंग के टाइम की बात हो रही है, ठीक है, तो उसको ये जगह देना नहीं है। तो अगर यहाँ पर हमने अगर ये प्रोफाइल बना रखा है तो ठीक है, नहीं है तो क्या ड्वार्फ वॉल रहेगी, तो ये इट वांट्स टू गो, बट ये क्या करेगा, उसको रोक देगा। ये क्या करेगा, उसे जाने नहीं देगा। ये एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, थोड़ी सी बात अभी प्रैक्टिकल करता हूँ। ड्वार्फ वॉल तो मैनुअल ने तो बता दिया कि भाई ड्वार्फ वॉल बना दे। हमारे यहाँ फील्ड में कहाँ हम बना पाते, तो हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, एंड दैट इज गुड ऑल्सो, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि हमारे लोग क्या करते हैं कि ये जो है, इंस्टीड ऑफ मेकिंग दिस ड्वार्फ वॉल, ये ड्वार्फ वॉल बनाने की जगह क्या करते हैं लोग, यहाँ पर लोग जो अनसर्विसेबल स्लीपर, जो यानी कि जो स्लीपरों के अंदर खांचा पड़ गया है, टूट टाट गई है, अब हम लोग लाइन में दोबारा यूज नहीं कर सकते, ऐसी एक दो स्लीपर है ऐसा रख के एक के ऊपर एक ऐसा स्टैकिंग कर देते हैं ना। तो इस तरीके से स्टैकिंग कर देते हैं। और अब स्टैकिंग कर दिया, अब ये जो पैच है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉरी, स्टैकिंग आपने कर दिया। अब इनके जो इंटरस्टाइसिस है, अब वो इंटरस्टाइसिस के बीच में हम क्या करते थे, हम लाके बलास्ट भर देते हैं। तो ये तो भी ये पर्पस वो ही सर्व करता। तो दिस इज ऑल्सो एक जुगाड़ू टाइप ऑफ ड्रॉटफॉल, ऐसा हम कह सकते हैं। दैट कैन बी डन, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अभी हम लोग पॉइंट नंबर 3 तक आए थे। इसको लेट अस क्लीन ऑल द स्क्रीन, रेड रेड दिख रहा था सब। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कहता है, मैनुअल हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, रीप्लेनिशमेंट ऑफ बलास्ट। replenishment of ballast shall be completed before onset of summer। replenishment यानी का मतलब कि रिकूपमेंट भी बोल सकते हैं, यानी जहां बलास्ट की कमी हो गई है, ये जो बलास्ट की कमी है, इसको जो है समर शुरू होने से पहले पहले इस कमी को क्या करें, पूरा करें। ये कह रहा है हमारा मैनुअल की इसको पूरा करें। शॉर्टेज ऑफ बलास्ट, in the shoulder at isolated place shall be made up by the gang made by
टेकिंग आउट मिनिमम क्वांटिटी ऑफ बलास्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक बिटवीन द टू रेल्स। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रीन पर लेता हूँ। लेट अस क्लियर दिस डायग्राम आल्सो। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे ना, शॉर्ट रिप्लेनिशमेंट ऑफ बलास्ट पर थे। तो इसको जस्ट फिर से हाईलाइट कर देते सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। रिप्लेनिशमेंट ऑफ बलास्ट। ठीक है, तो क्या कहता है, बलास्ट की जो कमी है इसको पूरा कर दे कब, गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले पहले। शॉर्टेज ऑफ बलास्ट, लेकिन अगर कहीं पर बलास्ट की कमी है भी, कहीं पर बलास्ट की कमी है भी, तो उसके लिए क्या कह रहा है हमारा मैनुअल, उसके लिए मेरा मैनुअल कहता है कि भाई जहां पर भी बलास्ट की कमी है आप उसको क्या करो, बलास्ट की कमी को आप जो है पूरा करो। कैसा करो, उसके बारे में क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी मेक सम स्लीपर्स। समथिंग लाइक दिस, ये मेरा ट्रैक है। हाँ, और इसमें ये एज सपोज मेरा है शोल्डर ब्लास्ट का, ये शोल्डर ब्लास्ट है। ठीक है, यहाँ पे शोल्डर ब्लास्ट होनी चाहिए। लेकिन सपोज सपोज कि कुछ पैच मेरा ऐसा है जहां पर जितनी ब्लास्ट होनी चाहिए उतनी नहीं। फॉर एग्जांपल ये जो पैच है, ठीक है नहीं, यहाँ मैंने कुछ मार्किंग कर दिया, जैसे आप देख रहे हैं कि ये पैच में क्या है, आपको जितनी ब्लास्ट चाहिए थी उतनी ब्लास्ट नहीं है। या इधर पे भी ले लो, जरूरी नहीं है सामने हो, कहीं पर भी हो, नहीं है। तब वो क्या कह रहा है कि भाई आपके पास बीच के हिस्से में सपोज ब्लास्ट है, सपोज आपके ब्लास्ट यहाँ पर तो है, क्रीप ब्लास्ट तो है, ठीक है, दीज आर क्रीप ब्लास्ट। लेकिन ये जो है यहाँ पर नहीं, तो क्या कह रहा है, शॉर्टेज ऑफ ब्लास्ट इन द शोल्डर, आइसोलेटेड प्लेस, यानी कि कोई कोई जगह जहां पर बची होगी, तो वहां के लिए बात हो रही है कि शॉर्टेज ऑफ ब्लास्ट इन द, शॉर्टेज ऑफ ब्लास्ट आ गया, yeah, shortage of ballast in the shoulder at isolated places shall be made up by the gangmate by taking out minimum quantity of ballast from the center of track between the two rails over a width not exceeding 600 mm and depth not exceeding 100 mm। इसको मुझे समझाना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है कि सपोज ये जगह है, यहाँ पर क्रीब में बलास्ट है, यहाँ पर क्रीब में बलास्ट है, लेकिन यहाँ पे शोल्डर में बलास्ट नहीं है। अब तो क्या करेंगे, तो ये जो बलास्ट है आपकी, ये आपकी जो बलास्ट है, इसको निकाल के बाहर डाल दिया जाएगा। इसको निकालकर शोल्डर में इस कमी को क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। जो भी कमी है इसको क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। आ रही बात समझ में, इसको कमी को पूरा करना है। तो कितना करना है, तो बोलता है कि कम से कम क्रीब में से कम निकाले मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लास्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रैक बिटवीन टू रेल्स, यानी दो रेल, यहाँ पे मैंने रेल नहीं बनाई है, रेल भी बना देते हैं, चलो रेल भी हम बना लेते हैं ना। तो दो रेलों के बीच में से कम ब्लास्ट को निकालना है बिटवीन द टू रेल्स ओवर अ विड्थ नॉट एक्सीडिंग 600 mm। और ये जो ब्लास्ट निकालेंगे आप, इसका डायमेंशन, यानी कि जो हमारे जो ट्रैक में दो रेलों के बीच में, तो गेज तो आप जानते ही हैं, अंदाजा 1676 है, तो प्लस माइनस 1600 तो कम से कम होता ही है। तो उसके अंदर से 600 mm से जो ब्लास्ट आप ड्रॉ कर रहे हैं क्लिप में से, उसकी विड्थ उसकी विड्थ 600 से ज्यादा ना हो। समझ रहे मेरी बात, अगर ब्लास्ट आप निकाल भी रहे हैं यहाँ सर, तो यहाँ से, तो उसकी विड्थ जो है इट शुड नॉट बी मोर देन 600 mm। 600 mm से ज्यादा नहीं निकाले, यानी पूरा का पूरा गाला नहीं निकाल देना, सिर्फ 600 2 फुट तक ही निकालेंगे। और गहराई में भी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं स्लीपर की, तो सपोज यहाँ पर मेरा एक स्लीपर है ये, ठीक है, और से ये जो लाइन है, ये मेरी ब्लास्ट की लाइन है, ठीक है। तो इसमें से अब जो है कम से कम मैक्सिमम कितना निकालना, मैक्सिमम कितना निकालना है, तो मैक्सिमम वो कह रहा है कि आप जो है
100 mm मैक्सिमम, यानी इनके बीच में जो डेप्थ होगी, डेप्थ ऑफ बलास्ट, यानी क्रिब में से जो बलास्ट निकाल रहे हैं, लेंथ में 600, लेंथ में कितना, 600, 600, और यहाँ पे डेप्थ में 100, इतना ही निकालना है, इससे ज्यादा नहीं निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ बलास्ट शैल बी कलेक्टेड, ठीक है। ये पॉइंट नंबर डी इज क्लियर नाउ, दिस पॉइंट नंबर डी इज क्लियर। अच्छा, ये भी जो कमी है ना, ये जो कमी जो है, ये जो आपने निकाल के बाहर डाली है, क्यों? क्योंकि हमारे LWR में गर्मी के मौसम में बकलिंग के चांसेस बढ़ते, तो शोल्डर बलास्ट ज्यादा जरूरी है, शोल्डर बलास्ट ज्यादा इसलिए यहाँ डाला। लेकिन ये भी जो हमने निकाला है ना, ये कमी को जल्दी से जल्दी पूरा करना, जब आपके पास बलास्ट आएगी तो क्रिब में से जहां जहां से निकाला होगा, आपने इसको कमी को पूरा करना है, उसको उसी तरह से छोड़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, sufficient quantity of ballast shall be collected to provide full ballast section before commencing and maintenance operation, especially lifting। आगे अभी क्या कह रहा है वो, आप अगर कोई मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, कोई आप मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं ना, कमेंसमेंट ऑफ एनी मेंटेनेंस ऑपरेशन, और खास करके लिफ्टिंग, तो उसमें क्या कह रहा है, आप काम शुरू होने से पहले पहले सफिशिएंट बलास्ट की क्वांटिटी को क्या करना है, जमा कर लेना है, ताकि फुल बलास्ट सेक्शन काम के बाद में हमें मिल जाए, बाद में बलास्ट की कमी ना हो। और खास करके लिए लिफ्टिंग के लेकर, जब भी आप ट्रैक को लिफ्टिंग करते हो, हम ट्रैक का लिफ्टिंग करते हैं तो क्या होता है, हमारी एग्जिस्टिंग बलास्ट नीचे चली जाती है कि नहीं, वॉट एवर बलास्ट इज देयर। अब ये स्लीपर है, ये स्लीपर को अगर मैं लिफ्ट कर रहा हूँ, से आई एम लिफ्टिंग दिस स्लीपर, तो होगा क्या कि भाई मैंने इसको पुरानी पोजीशन थोड़ा ऊपर लेकर गया, तो मेरी जो एग्जिस्टिंग बलास्ट रहेगी वो नीचे चली जाएगी, तो यहाँ बलास्ट जितना हाइट से आप उठाओगे उतनी बलास्ट कम हो जाएगी, तो इसलिए कह रहा है कि वहां पे सफिशिएंट बलास्ट का अरेंजमेंट आप क्या करें, पहले ही कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, व्हेन क्रो बार्स आर यूज्ड, जब क्रो बार यानी कि जो जिसको पहाड़ी बोलते हैं ना लोग फील्ड में मेंटेनेंस के टाइम पे, तो व्हेन क्रो बार्स आर यूज्ड, जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रो बार यूज कर रहे हैं, तो क्या कह रहा है, फॉर स्लूइंग ट्रैक, ट्रैक का स्लूइंग का मतलब क्या, भाई स्लीपर ये जगह पर है, लेकिन स्लीपर की पोजीशन गलत है, इसको सपोज मान के चलो ये स्लीपर ये यहाँ पर है, ये स्लीपर को अब सरका के थोड़ा सा मुझे मान के चलो लेफ्ट में लाना है, या चलो मैं इसको राइट में ले लेता हूँ, अगर मुझे इसको दूसरी तरफ लेना है, राइट साइड में लेना है बाय सम अमाउंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ स्लूइंग, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्लूइंग द ट्रैक, ट्रैक को थोड़ा मैंने क्या कर रहा है, स्लू करना है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ स्लीविंग ऑफ ट्रैक। तो क्या कह रहा है, व्हेन क्रो बार्स आर यूज्ड फॉर स्लीविंग ट्रैक, यानी कि क्रो बार यानी पहाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैक को स्लीव करने के लिए, तो उस परिस्थिति में क्या कह रहा है मैनुअल, मैनुअल क्या कह रहा है, care should be taken to apply these in a manner so as to avoid lifting of track। तो पहाड़ी अगर आप यूज कर रहे हैं, पार अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपको जो है इस तरीके से, पार जो आप यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से करें कि आपका ट्रैक अननेसेसरली लिफ्ट ना हो जाए, यानी कि इसमें यहाँ पर एंगल की बात आ रही है, ये बात आगे कहीं ना कहीं हमारे मेंटेनेंस के चैप्टर में है ना, पैरा 607D में है, वो यहाँ पर डिस्कस करके मैं बता देता हूँ, चलो आपको मैं ओपन करके ही दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओ सॉरी, स्लीपर ही गायब होगा मेरा, हम्म, ठीक है, ये पैरा 607D में लेकर जाता हूँ मैं आपको, 607 का डी, ABCD, क्या, स्लिंग ऑफ ट्रैक टू करेक्ट अलाइनमेंट, तो इसको भी 6/9 में जाना पड़ेगा, करेक्ट अलाइनमेंट। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं जो देखना चाह रहा हूँ, हाँ ये पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, लेट अस सी दिस, पॉइंट नंबर 4, ये यहाँ तक ही पूरा, ठीक है, 2 पेज के बीच में है। स्लूइंग शुड प्रेफरेबली बी डन यूजिंग हाइड्रोलिक और मैकेनिकल ट्रैक जैक या ट्रैलीज, उससे करना है, चल दो। यहाँ पर बात है, इफ क्रो बार्स आर यूज, अगर क्रो बार हम लोग यूज कर रहे हैं यानी कि पहाड़ी यूज कर रहे हैं, दिस शुड बी प्लांट, दिस शुड बी प्लांटेड वेल इनटू द बलास्ट एट एन एंगल नॉट मोर देन 30 डिग्रीज फ्रॉम द वर्टिकल, अदरवाइज लिफ्टिंग ऑफ द ट्रैक में अकर, यानी कि ये समझो मेरा स्लीपर का वर्टिकल लाइन है, सपोज स्लीपर का ये एज है, ठीक है,
तो अब जो मैं पहाड़ी यूज करूंगा, मैं बीटर जो यूज करूंगा, ये बीटर की बात हो रही है, ये जो बीटर मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, इनके बीच में, इसके बीच में, वर्टिकल में और इसके बीच में ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये एंगल 30 डिग्री या उससे कम हो। क्यों? जस्ट एक केस लेते हैं कि जब आपका एंगल 30 डिग्री से ज्यादा होता है, सपोज आई टेक अ पोजिशन लाइक, ये भी 30 से थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, मैं पैकिंग जब इसको लिफ्टिंग करूंगा ना, तो क्या हो जाएगा कि मेरा स्लीपर जो है, इट विल ऑल्सो गेट लिफ्टेड अप। क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसलिए कह रहा है कि भाई 30 डिग्री से ज्यादा एंगल इसके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर बात हो रही थी। इज इट क्लियर? लेट अस गो बैक। हमारा क्या था पैरा, ये तो नेक्स्ट से पैरा 607, और 607 से हमको बैक जाना 345। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पर। तो ये हम देख, व्हेन क्रोबार्स आर यूज्ड फॉर स्लूइंग, केयर शुड बी टेकन टू अप्लाई देयर, मतलब यानी कि ट्रैक का लिफ्टिंग नहीं होना, यानी मैंने बताया ना, एंगल जो है 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी, एंगल शुड नॉट बी मोर देन 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, सॉरी। ठीक है, स्पेशल अटेंशन शैल बी पेड टू मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक्स एट फॉलोइंग लोकेशन। एलडब्ल्यूआर में कुछ जगह ऐसी है जहां पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एलडब्ल्यूआर में कुछ जगह ऐसी जहां पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी स्पेशल अटेंशन चाहिए, यानी एससीजेस और ब्रीदिंग लेंथ, अप्रोचेस ऑफ लेवल क्रॉसिंग्स, अप्रोचेस, ये टर्म इंपॉर्टेंट, अप्रोचेस ऑफ व्हाट, ऑफ लेवल क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, यानी टर्न आउट, अनबलास्टेड डेक ना, अनबलास्टेड डेक ब्रिजेस, ये सारी जगहों पर क्या करना है, हमें ध्यान ज्यादा देना है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व, यहाँ पर एलडब्ल्यूआर में हमें ज्यादा ध्यान देना है मेंटेनेंस के दौरान। यानी ये वल्नरेबल लोकेशन है जहां से जो है ध्यान देने की जरूरत ज्यादा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एसईजे, एसईजे का काम क्या है, एसईजे का काम क्या है, एसईजे का काम है जो भी टेम्परेचर आए, वो रेलो को जो है रिस्पॉन्स दे टेम्परेचर को, और वो फ्रीली वर्क करे, वो एक्सपांशन के टाइम पे एक्सपांड हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ये उसका काम है। लेकिन अगर मेरी एसईजे वेल मेंटेन्ड नहीं है, उसके अंदर फ्रिक्शन होगा, लुब्रिकेशन नहीं हुआ, उसका पैकिंग बराबर नहीं है, अंडर पैकिंग है, या ये जो भी प्रॉब्लम है, या फिटिंग्स मिसिंग है, तो इट विल नॉट वर्क फॉर व्हाट इट इज इंटेंडेड, जिस काम के लिए रखा है वो काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह से ब्रीदिंग लेंथ है, भाई ब्रीदिंग लेंथ में अगर फिटिंग्स वगैरह मिसिंग है, तो आपकी, अगर आपके ब्रीदिंग लेंथ में फिटिंग्स वगैरह सफिशिएंट नहीं है, तो क्या होगा, इट वोंट बिहेव प्रॉपरली ना। तो इसीलिए कहा है कि एसईजे पर ध्यान दें, ब्रीदिंग लेंथ पे ध्यान दें। इसी तरह कह रहा है अप्रोचेस ऑफ लेवल क्रॉसिंग, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, अनबलास्टेड डेक ब्रिजेस, लेवल क्रॉसिंग के अप्रोचेस, क्योंकि वहां पर ट्रैक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, लेवल क्रॉसिंग पे जो है आपका जो बलास्ट वगैरह नहीं होती है, तो लेवल क्रॉसिंग और उसके अप्रोचेस, जो लेवल क्रॉसिंग के अप्रोचेस पे ध्यान दें। पॉइंट एंड क्रॉसिंग, क्योंकि वहां पर भी आके एलडब्ल्यू टर्मिनेट ही करीब करीब हो जाता है, तो वहां के जो अप्रोचेस है वहां जाकर देखना। अनबलास्टेड डेक, वहां पे तो बलास्ट ही नहीं है, इन जगहों पर हमें ध्यान देना है। इसी तरह से कर्वेचर, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो हो वर्टिकल, इनके ऊपर भी हमें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और लास्ट में वो कह रहा है कि ऑल फास्टनिंग शुड बी कंप्लीट एंड वेल सिक्योर्ड इन पोजीशन, ऑल फास्टनिंग शैल बी कंप्लीट एंड वेल सिक्योर्ड इन पोजीशन, यानी कि जितनी भी हमारी फास्टनिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा एक बात बताता हूँ फास्टिंग्स के बारे में। हमारे जो है सेक्शन के अंदर ना, अगर हम देखें ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कभी भी ऐसा नहीं पाओगे कि भाई किसी ने ऐसा किया हो कि चलो भाई बगैर रेल की तो रेलवे नहीं होगी, बगैर स्लीपर के, ये बड़े बड़े कंपोनेंट तो सब होते हैं। हमारी लापरवाही जो भी होती है वो कहाँ होती है, इट हैपेंस इन फास्टनिंग्स, फास्टनिंग में हमारी लापरवाही होती है। जबकि फास्टनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा ट्रैक है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो,
आप जस्ट इमेजिन करें कि आपने रेल लगाई है, स्लीपर लगाई, आपने कहीं पे चाबी लगाई, कहीं नहीं लगाई, बाकी चीजें छोड़ देता हूँ मैं, रबर पैड लाइनर को, ईआरसी की बात करता हूँ। ठीक है, आपने कहीं लगाई, कहीं नहीं लगाई, तो वहां पर नीचे स्लीपर होने के बावजूद, रबर पैड होने के बावजूद वहां पर वो टायर नहीं होती है, तो वो, सपोज इसको एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक स्लीपर है गए, ये दूसरी स्लीपर हो गई, और ये तीसरी स्लीपर हो गई। ठीक है, और मान के चलते कि यहाँ पर हमारी रेल है। ठीक है, अब मैं जो है, मैं कैजुअली ले रहा हूँ मेरी फास्टनिंग को, खास करके चाबी की बात करता हूँ। अगर मैं ईआरसी की बात करता हूँ कि सपोज यहाँ पर तो ईआरसी लगी है, यहाँ पर भी लगी है, मतलब ये स्लीपर पे तो लगी हुई है, समथिंग लाइक दिस, मैंने ईआरसी लगा दिया नीचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं लगाई, यहाँ पर मैंने नहीं लगाई है। तो अगर स्लीपर डेंसिटी मान के चलो 1660 की है, तो आम से तौर पे ये 600 पे स्लीपर तो है, 600 और 600 पे स्लीपर है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर चाबी नहीं लगाई है ना, तो ये स्लीपर डेंसिटी सीधे आधी हो जाएगी। यहाँ नहीं स्लीपर है, लेकिन उसकी जो बोलते ना बॉन्डिंग, जो उसको हमने बांध करके रखा था बॉन्डिंग, ये गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर होना ये था कि भाई ये इधर पे बंधी थी, इसके बाद में ये इधर पे बंधी थी, लेकिन अगर जब चाबी होती तो, लेकिन नहीं बांधा ना, तो ये सीधा इस तरीके से हो गया, तो अनसपोर्टेड हो जाती है। इसलिए कहता है कि ऑल फास्टिंग शैल बी कंप्लीट एंड वेल सिक्योर्ड इन पोजिशन। फास्टनिंग एक कंप्लीट होना चाहिए, यानी मिसिंग फिटिंग नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो फिटिंग्स हमारी है वो वेल सिक्योर्ड होनी चाहिए, दे शुड बी सिक्योर्ड वेरी वेल, दे मस्ट बी सिक्योर्ड वेरी वेल, यानी कि वो सही से लगी हुई होनी चाहिए। चाबी है लेकिन बराबर लगी नहीं, आधी अंदर आधी बाहर, इट वोंट सर्व द पर्पस। ठीक है ना, यहाँ पर ये बोलने का मतलब है। चलो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर जाते हैं, इसको कंप्लीट कर दिया हमने। पॉइंट नंबर 2, मैकेनाइज मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस मशीनों द्वारा। ठीक है, मशीनों द्वारा मेंटेनेंस के बारे में बात चलती है। मैकेनाइज मेंटेनेंस, क्या कह रहा मेरा मैनुअल, टैंपिंग इन एलडब्ल्यूआर, tamping in LWR with general lift not exceeding 50 mm, including correction of alignment, shall be carried out during the period when prevailing rail temperature, जिसको हम लोग टीपी बोलते हैं, prevailing rail temperatures are as per the para so and so 1A and 1B। what is 1A and 1B? अभी हमने पढ़ा 1A और 1B, पैरा 345 में हम लोग है। तो टेम्परेचर या TD+10 से TD-30, है कि नहीं, टुगेदर विद प्रिकॉशंस लेड डाउन कर, क्या है, एलडब्ल्यूआर में जब भी हम टैंपिंग करेंगे, यानी जब टैंपिंग मशीन हम लोग लाएंगे, हमारी ड्यूमेटिक मशीन होगी, सीएसएम मशीन होगी, यूएनमैट मशीन होगी, जो भी मशीन टैंपिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसमें जनरल लिफ्ट शुड नॉट बी मोर देन 50 mm। आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ, सपोज सपोज दिस इज माई ट्रैक, स्लीपर का लेवल है, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेल मैंने, अब मैं यहाँ पे रेल बनाता हूँ, हम्म, थोड़ा कुछ ज्यादा एग्जैजरेट हो गया, यानी मैं कुछ अनड्यूलेशन बताना चाह रहा हूँ, ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब इसका करेक्शन करना है अपने को, तो लिफ्टिंग करना होगा। जब टैंपिंग मशीन आएगी, टैंपिंग मशीन आएगी तो क्या करेगी, इसके अलाइनमेंट को रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगी। क्या करने की कोशिश करेगी, रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगी, से दिस इज द न्यू पोजीशन। तो क्या करती है हमारी मशीन वर्किंग के दौरान, करती क्या है कि भाई ये जो है ट्रैक को कुछ अमाउंट से इसको उठाना पड़ता है, ट्रैक को कुछ अमाउंट से क्या करना पड़ता है, हमें उठाना पड़ता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, ये जो जिस थोड़े से अमाउंट से जिसको हम लोग उठाते हैं, इसे हम कहते हैं, वी कॉल इट एज जनरल लिफ्ट, जनरल लिफ्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं जनरल लिफ्ट। ठीक है, तो ये जो जनरल लिफ्ट है आपकी, ये जो आपकी जनरल लिफ्ट है, इसके बारे में मैनुअल क्या कह रहा है कि जनरल लिफ्ट जो है कितना हो, शुड नॉट बी मोर देन 50 mm। ठीक है, दैट इंक्लूड्स करेक्शन ऑफ अलाइनमेंट, देखो यहाँ पे अलाइनमेंट करेक्शन भी है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 50 mm से ज्यादा नहीं होनी, एंड शैल बी कैरिड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन प्रिवेलिंग टेम्परेचर्स आर
विद इन द रेंज, यानी कि ये कब करना है, ये काम टैंपिंग ऑपरेशन कब करना है हमें, टैंपिंग ऑपरेशन हमें कब करना है, जब TD+10 और TD-10 यानी ग्रीन जोन के अंदर हमारा टेम्परेचर होगा। तो ये प्रिवेलिंग यानी कि TP जब इसके रेंज के अंदर होगा, बीच वाले पोर्शन में, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस में, तभी ये काम हमको करना है। आगे क्या कहता है हमारा मैनुअल, नेक्स्ट वो कहता है वेयर सपोज लिफ्टिंग वेयर नीडेड इन एक्सेस ऑफ 50 mm, यानी कि अगर कहीं पे जैसे ये पैच ले लो, ठीक है, ये पैच ले लो, यहाँ पर 50 mm खाली लिफ्टिंग करने से यहाँ करेक्शन बराबर मान के चलो नहीं होता, तो क्या करा, लिफ्टिंग वेयर नीडेड इन एक्सेस ऑफ 50 mm शाल बी कैरिड आउट इन स्टेजेस। अगर 50 mm से ज्यादा अगर आपको लिफ्टिंग, जनरल लिफ्ट 50 mm है, लेकिन सपोज मान के चलो मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, हमारे को लिफ्टिंग करना है फॉर एग्जाम्पल 70 mm, कितना करना है, सपोज 70 mm का रिक्वायरमेंट है, इतनी खराबी है ट्रैक के अंदर कि 70 mm के उठाना जरूरी है, तो क्या कहता है, लिफ्टिंग वेयर नीडेड इन एक्सेस ऑफ 50 mm, 50 mm से ज्यादा, शैल बी कैरिड आउट इन स्टेजेस। फिर क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में करेंगे कि भाई पहले में 50 करेंगे और बाद में 20 करेंगे, या पहले में 40 करेंगे बाद में 30 करेंगे, यानी कि एक बार में 50 से ज्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 50 कर सकते हैं, या फिर आप करो ऐसा 30-40 करो, 35-35 करो, कुछ भी कर सकते हैं। शैल बी कैरिड आउट इन स्टेजेस विथ, लेकिन क्या कह रहा है भाई, पहला स्टेज उठाया ना, शैल बी कैरिड आउट इन स्टेजेस, कैरिड आउट इन स्टेजेस विथ adequate time gap in between successive stages, दो स्टेज के बीच में सफिशिएंट टाइम होना चाहिए। मान के चलो 70 mm चाहिए था, हमने 40 mm उठाया, सपोज हमने 40 70 को कैसा स्प्लिट किया, कैसा स्प्लिट किया, 40+30। तो यहाँ उसका कहने का मतलब क्या है कि भाई आपने पहली बार में 40 mm उठाया, तो 30 mm कब उठाएंगे, जब तक ये 40 mm उठाने के बाद ट्रैक मेरा कंसोलिडेट हो ना जाए। जब तक मेरे ट्रैक का ये पहला स्टेज उठाने के बाद में कंसोलिडेशन नहीं हो जाए, तब तक हम दूसरा स्टेज नहीं उठाएंगे। यानी कि अगर कोई ये सोचे भाई मशीन एक बार चलाया 40 किया और बाद में बोले मशीन को फिर पीछे लो, फिर एक बार 30 ले लो, दैट इज वेरी रॉन्ग प्रोसीजर, वो बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप एक बार मशीन लाए 40 mm तक उठाए, मतलब मैक्सिमम 50 है, 50 उठाए या उससे कम उठाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले स्टेज पे आने से पहले पहले हमें क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि उस पैच का कंसोलिडेशन हो गया हो, ठीक है, फुल कंसोलिडेशन ऑफ द प्रीवियस स्टेज इज अचीव, ठीक है, प्रायर टू टेकिंग अप द सब्सिक्वेंट लिफ्ट के पहले, ठीक है, ये यहाँ पर एक पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हमारा मैनुअल, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट नंबर सी, इसके अंदर मैकेनाइज क्लीनिंग ऑफ शोल्डर ब्लास्ट शैल बी अंडरटेकन व्हेन प्रिवेलिंग टेम्परेचर आर विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब। अभी यही रेंज के अंदर, यानी कि मैकेनाइज क्लीनिंग ऑफ शोल्डर ब्लास्ट, यानी शोल्डर ब्लास्ट की जो छनाई होती है मशीनों द्वारा, कौन सी मशीन है हमारे पास मैकेनाइज क्लीनिंग के लिए, मैकेनाइज क्लीनिंग के लिए कौन सी मशीन है हमारे पास, शोल्डर के लिए है ना हमारे पास एफ आर एम मशीन हमारे पास होती है, FRM। अब ये FRM का फुल फॉर्म FRM से तो नहीं बता पाएंगे क्या है एग्जैक्टली वो मशीन का नाम है, हम उसको बोलते हैं SBCM FRM यानी कि शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग, कहाँ जा रहा है टाइपिंग करके, शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन, मशीन को बोलते हैं FRM, लेकिन उसका फुल फॉर्म कुछ इस तरीके का है, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट इन इंग्लिश सम अदर लैंग्वेज। तो जब आपको शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन, मैकेनाइज क्लीनिंग यानी कि शोल्डर ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन चलानी है, तो कब करेंगे, जब मेरा तापमान इस रेंज के अंदर हो, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस के अंदर हो। आई बात समझ में, ओके, ये हो गया हमारा दोनों पॉइंट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनुअल मेंटेनेंस, ये मैकेनाइज मेंटेनेंस के बारे में कुछ बातें थी LWR में, अब मैनुअल मेंटेनेंस की बात होगी। क्या कह रहा है, मैनुअल मेंटेनेंस जो हम लोग करते हैं उसके बारे में, इसको भी हटा देता हूं, इसका बहुत टाइम से काम हमें नहीं लग रहा अभी, ठीक है, लेट अस क्लीन इट।
ठीक है, मैनुअल मेंटेनेंस के बारे में क्या बात चल रही है देख लेते हैं जरा। एट नो टाइम, एट नो टाइम यानी कि कभी भी, not more than 30 sleeper spaces in a continuous stretch shall be opened, shall be opened for manual maintenance or shallow screening with at least 30 fully boxed sleeper spaces left in between adjacent opening। ये अगर आपको याद होगा तो यही क्राइटेरिया हमारे SWR के अंदर भी थी। तो सेम चीज यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। किसी भी समय में एक बार में 30 से ज्यादा स्लीपर एक कंटिन्यूस स्ट्रेच में खोले नहीं जाएंगे, और ये ध्यान देना है कि दोनों तरफ कम से कम 30 स्लीपर फुली बॉक्स्ड हो। ठीक है, फुली बॉक्स्ड हो, यानी कि फिर मुझे एक डायग्राम यहाँ पर बनाना है। यानी कि ये कोई पैच है और इसके अंदर ये जो पोर्शन है मेरा, सपोज ये जो पोर्शन है, यहाँ मुझे कुछ काम करना है, इस पोर्शन में मुझे क्या करना है, कुछ काम करना है। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर ये जो पैच होगा, ये जो पैच होगा ये 30 स्लीपर से ज्यादा ना हो। ये जो पैच है मेरा, इट शुड नॉट बी मोर देन, नॉट मोर देन 30 स्लीपर्स। क्या है? नॉट मोर देन 30 स्लीपर्स। ये जो है ना, नॉट मोर देन 30 स्लीपर्स, इससे ज्यादा नहीं हो, इससे कम हुआ तो चलेगा। और दूसरी बात ये कह रहा है कि दोनों तरफ इसके जो आजू बाजू में, आजू बाजू में यानी कि ये जो पैच है ये और ये कितना हो, फुल 30 फुली बॉक्स स्लीपर्स। यहाँ पे क्या है, 30 फुली बॉक्स्ड, 30 फुली बॉक्स्ड स्लीपर्स हो। यहाँ पर 30 स्लीपर फुली बॉक्स्ड हो दोनों तरफ। ठीक है, ये यहाँ पर इंश्योर हमको करना है। आगे क्या कहता है, मेंटेनेंस ऑफ, आगे क्या कहता है, मेंटेनेंस ऑफ इन बिटवीन लेंथ shall not be undertaken till passage of traffic of at least 24 hours। यानी कि इसके जो बीच के जो पार्ट है, मेंटेनेंस ऑफ इन बिटवीन लेंथ शैल नॉट बी अंडरटेकन टिल पैसेज ऑफ ट्रैफिक एटलीस्ट 24 आवर इन केस ऑफ बीजी कैरिंग मोर देन 10 GMT और 2 days इन केस ऑफ अदर देन बीजी रूट। ये समझ में आई कि नहीं बात? क्या कह रहा है, पहले इसको फिर से पढ़ लेते हैं। एट नो टाइम नॉट मोर देन 30 स्लीपर इन कंटिन्यूअस शैल बी ओपन, यानी कि किसी भी परिस्थिति में 30 स्लीपर से ज्यादा गाला खोलना नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट 30 फुली बॉक्स स्लीपर्स, 30 फुली बॉक्स स्लीपर दोनों तरफ कम से कम हो, से ज्यादा हुआ चलेगा। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इन बिटवीन लेंथ शैल नॉट बी अंडरटेकन टिल पैसेज ऑफ एटलीस्ट। अब यहाँ पे मैंने जैसे ये मैक्सिमम 30 का बोल रहा है ना, 30 से ज्यादा का गाला नहीं खोलना है। मान के चलो मैंने इसके अंदर से 20 ही लिया, 15 ही स्लीपर लिया। ठीक है, ये लेकिन पैच जरा बड़ा है, 30 से ज्यादा का, 30 का जो पैच है इसके अंदर काम हमने कम जगह पर भी किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोले कि चलो यार ये पोर्शन के अंदर हमने कुछ यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे ये पोर्शन में कुछ हमने काम किया था। बोले अब यहाँ पर भी कुछ स्लीपरें बदली करनी थी या यहाँ पर कुछ और हमको मेंटेनेंस का एक्टिविटी करना था, तो हम सोचेंगे कि चलो यहाँ पर भी कर ले, यहाँ पर भी कर ले। हाँ, है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ काम करना है तो क्या कहता है, ये नहीं करेंगे कब तक, कब तक ब्रॉड गेज में कह रहा है, ब्रॉड गेज में कह रहा है जब तक 10 GMT का पैसे ट्रैफिक पास ना हो जाए, कोई नया एक्टिविटी यहाँ नहीं करेंगे। हाँ, सॉरी, पैसेज ऑफ ट्रैफिक एटलीस्ट 24 आवर्स, यानी कि कम से कम 24 घंटे तक। यानी ये काम आज मैंने किया ना, तो अब ये जो स्लीपर बदली करना, दूसरा कुछ काम करना है, तो 24 घंटे बाद, यानी आज की जगह कल के दिन कर सकते हैं, 24 घंटा बीतने के बाद ही करेंगे। कहाँ पर? ऐसा रूट जहां पर ब्रॉडगेज में 10 GMT से ज्यादा ट्रैफिक है, जहां पर ट्रैफिक कितना है, मोर देन, मोर देन 10 GMT, यानी कि जहां पर GMT 10 GMT से ज्यादा है, वहां पर कम से कम 24 घंटा रखना है। और अदर ब्रॉड गेज का रूट है जहां पर ट्रैफिक 10 GMT से कम है, तो वहां पर 2 दिन रुकना है। क्यों? देखिए सिंपल लॉजिक ये है कि जितना ज्यादा GMT होगा उतना जल्दी जो है ट्रैक मेरा कंसोलिडेट होगा।
लेकिन अगर ट्रैफिक जो है कम है, 10 GMT से कम है, तो 2 दिन तक इंतजार करना है। 2 दिन बीतने के बाद ही उस पैच के अंदर कोई नया काम हम कर पाएंगे। ये हमारा इस पॉइंट का मतलब था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। फॉर करेक्शन ऑफ अलाइनमेंट, फॉर correction of alignment the shoulder ballast shall be opened out to the minimum extent। जब अलाइनमेंट करेक्शन करते हैं ना हम लोग, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, तब आपको समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पर मेरा एक स्लीपर है, ठीक है, ये मेरी स्लीपर है। अब अलाइनमेंट करेक्शन करना, प्लान में अगर देखेंगे तो सपोज ये होना ऐसे चाहिए था, लेकिन इसके अंदर सपोज एक स्लीपर मेरी जो है ना थोड़ी सी बाहर है। समझो कुछ एक दो दो तीन स्लीपर में ऐसे बना लेता, यानी कि इनका अलाइनमेंट जो है जरा गड़बड़ हो गया, होना चाहिए था इसको जहां पर, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर बाहर है। तो ये एक्सपेक्टेड है, और इसमें कुछ स्लीपर है आगे पीछे, तो ये स्लीपर को यहाँ लेना है, दूसरे को यहाँ लेना है, इसको अंदर लेना है, लेफ्ट राइट करना, तो इसको हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट करेक्शन। तो क्या कहता है, फॉर करेक्शन ऑफ अलाइनमेंट द शोल्डर बलास्ट शैल बी ओपन आउट टू द मिनिमम एक्सटेंट। अब यानी कि चलो यहाँ पर ये शोल्डर बलास्ट है, क्या है, ये स्लीपर के एज में जो बलास्ट होती है, सपोज दिस इज माय शोल्डर बलास्ट। तो उसको वो कह रहा है कि शोल्डर बलास्ट आपका जो भी होगा, इसको जो है क्या करें आप इसके सामने से ही कम से कम लेंगे। करेक्ट अलाइनमेंट करेक्शन में कहता है तो शोल्डर बलास्ट शैल बी ओपन आउट टू द मिनिमम एक्सटेंट नेसेसरी, एंड दैट टू, वो भी जस्ट ऑपोजिट द स्लीपर। यानी अब यहाँ पर कुछ मेरी बलास्ट है, शोल्डर बलास्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको कम से कम छेड़े, इसको कम से कम शोल्डर ब्लास्ट को कम से कम छेड़ो। और अगर जरूरी है भी तो कह रहा है कि भाई क्या करें आप, बिल्कुल उसके सामने, क्योंकि स्लीपर है सरकाने के लिए आपको चाहिए ना, सब मान के चलो राइट में लेना है, तो उसको जो है जितना मिनिमम पॉसिबल होगा उतना ही आप निकालें। ठीक है, आगे क्या कहता है, द बलास्ट इन शोल्डर्स, द बलास्ट इन शोल्डर, द बलास्ट इन शोल्डर्स shall then be put back before opening out crib ballast for packing। ठीक है, बाद में जो हमने यहाँ से जो खड़ी निकाली होगी, बलास्ट हमने निकाली होगी, यहाँ से हमने जो कुछ बलास्ट निकाल के हमने यहाँ डाला होगा, तो इसको क्या करना है, बाद में पुट बैक कर देना है, वापस से इस जगह पर ले आना है। ठीक है, कब, बिफोर पैकिंग। ठीक है, पैकिंग के पहले पहले क्या करना है, उसको लाकर वही जगह पर अरेंज कर देना है। आ रही बात समझ में, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। आगे क्या कहता है हमारा मैनुअल, अभी 30 स्लीपर का ये बताया था ना, बॉक्सिंग वगैरह, अब उसके ऊपर बात हो रही है। इन एक्सेप्शनल केसेस, यानी कि अपवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, एक्सेप्शन, इन एक्सेप्शनल केसेस व्हेन मोर देन 30 स्लीपर्स हैव टू बी ओपन फॉर एनी स्पेसिफिक वर्क, यानी कुछ ऐसी परिस्थिति है, भाई ऐसे आमतौर पे तो बोला 30 स्लीपर से ज्यादा गाला खुलना नहीं है, लेकिन अगर कोई परिस्थिति ऐसी है, हालात ऐसे कि ये करना जरूरी है, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है मैनुअल, मोर देन 30 स्लीपर स्पेसेस हैव टू बी ओपन फॉर एनी स्पेसिफिक वर्क। तो वहां पर क्या कर रहा है मैनुअल, अब काम कौन सा हो सकता है, लाइक थ्रू स्क्रीनिंग ऑफ बलास, यानी कि हमारा BCM चलाना। ठीक है, इसी तरीके से इसी तरीके से और क्या हो सकता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ईयर व्हेन मिनिमम फॉर एक्सेप्शनल in exceptional circumstances when more than 30 sleeper spaces have to be opened for any specific work like through screening of ballast etc, during the period of the year when minimum rail temperature is not below TD minus 30 और मैक्सिमम डज नॉट गो बियॉन्ड TD+10। यानी अब मैंने इरेज किया ना, TD+10 से TD-30 के बीच में जब टेम्परेचर हो, तब क्या कह रहा है, तब 30 की जगह आप 100 स्लीपर भी खोल सकते हो। कितना कहा था अब तक, 30 कहा था ना, अब क्या कहता है, आपको 100 स्लीपर स्पेसेस में भी ओपन, 100 तक आप ओपन कर सकते हो, लेकिन क्या, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ JEE पीवे। यानी कि जो 30 स्लीपर का गाला मैक्सिमम खोलने का बोला था, वहां पर मुकादम ये काम करवा सकता है। यानी मुकादम के हाथ में कितना है, 30 स्लीपर स्पेसेस ओनली,
लेकिन अगर काम कुछ ऐसा है कि 30 से ज्यादा स्लीपरें खोलनी पड़े, तो कितनी स्लीपरें तो खोला जा सकता है? 100 स्लीपर तो खोला जा सकता है, अप टू 100 स्लीपर्स खोला जा सकता है। लेकिन कौन चाहिए? चाहिए कौन वहां पर? वहां पर मिस्टर जेई और मिस्टर एसएससी पीवे, उनकी जरूरत होगी। उनके डायरेक्ट सुपरविजन में ही ये काम किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, next point, it should however be ensured that rail to sleeper fastenings on the entire length of LWR including SEJs are functioning satisfactory। लेकिन ये इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है? कि रेल टू स्लीपर फिटिंग्स जो कुछ भी है ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ LWR इंक्लूडिंग एसईजे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली। फिटिंग की कंडीशन को देखना भी आवश्यक है। ये हो गया हमारा। हमने क्या क्या पढ़ा देखिए इसके अंदर। पहला तो एक तो इन जनरल स्टेटमेंट था, बाद में मैकेनाइज स्टेटमेंट में पढ़ा, मैनुअल मेंटेनेंस पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कैजुअल रिन्यूअल ऑफ स्लीपर, यानी स्लीपर बदली करने के बारे में अब बात हो रही है। कैजुअल रिन्यूअल ऑफ स्लीपर, तो हमारा यहाँ पे सर फोकस किस पॉइंट? पार्ट बी थोड़ा सा सर फिर से समझा दीजिएगा। क्या क्या? पार्ट बी सर, बी सी डी था ना, तो एक एक मिनट, एक पार्ट मिनट, बी। एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ पार्ट बी सर, ओ ये बी वाला सी डी ना? पार्ट, हाँ पार्ट बी। हाँ हाँ, हाँ ठीक, एक मिनट वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। पार्ट बी ना, देखिए इसके लिए पहले मुझे ना यहाँ पे ट्रैक बनाना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे, मेरा जो ट्रैक है इसका अलाइनमेंट जरा गड़बड़ हो गया है। ट्रैक का जो अलाइनमेंट है, थोड़ा सा आगे पीछे मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसमें। लेट मी ट्राई आगे। देखिए ये अलाइनमेंट गड़बड़ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ रहा है, इसका करेक्ट अलाइनमेंट कैसा हो? इसका करेक्ट अलाइनमेंट हम लोग अलग कलर से मार्क कर देते हैं। इसका करेक्ट अलाइनमेंट होना ये चाहिए कि ये जो है इस तरीके से हो, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये जो ये स्लीपर है जो यहाँ की जो लेफ्ट में चले गई है, इनको हमको क्या करना है? इनको हमें राइट साइड में लाना पड़ेगा। यहाँ ये जो स्लीपर है जो राइट में चले गई, इनको लेफ्ट में ले जाना है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट करेक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अलाइनमेंट करेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है पॉइंट नंबर 2 इसके अंदर, फॉर करेक्शन ऑफ अलाइनमेंट द शोल्डर बलास्ट शैल बी ओपन। अब इसमें जो है, अब क्या होगा, स्लीपर है सरकाना, इसमें क्या करना, क्या स्लीपर है आगे पीछे हो गई है ना, स्लीपर है जो है हमारी आगे पीछे हो गई है, तो इसको रेक्टिफाई करना है। तो स्लीपर है सरकाने के लिए अब दो तरीका होगा। एक तो ये होगा कि अरे यार लगातार पूरा जो है ये आजू बाजू का बलास्ट है बोले पूरा खोल डालो, खोल डालो यहाँ की बलास्ट, फिर काम करो। तो वो मना कर रहा है उसके लिए। वो क्या कह रहा है कि मान के चलो, सपोज सपोज अभी यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, ये इस तरीके से हमारा बलास्ट है, दोनों तरफ बलास्ट इस तरीके से है। अब यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्लीपर, सपोज ये वाली जो स्लीपर है इसको सरकाना है, तो वो कह रहा है कि आप जो है बलास्ट जो निकालेंगे, बिल्कुल ही इसके सामने से निकालें, इसके स्लीपर के सामने से ना। मिनिमम एक्सटेंड यानी कम से कम बलास्ट निकाले, दैट टू क्या कहता है, शाल बी ओपन आउट टू द मिनिमम एक्सटेंड नेसेसरी, एंड दैट टू वो भी जस्ट ऑपोजिट टू द स्लीपर एंड, यानी स्लीपर के छेड़े से, स्लीपर के एंड से। अब ये वाली स्लीपर है, इसको बाहर जाना है, तो ये यहाँ से छेड़खानी मतलब उतना ही करें, यानी मिनिमम जितना कम से कम बलास्ट निकालना है, यानी जितना क्रॉस सेक्शन है उतना ही निकालना, ज्यादा छेड़ना नहीं है। इज इट क्लियर नाउ? राजीव जी समझ गए आप? हाँ सर हाँ। ओके ठीक।
हम कहाँ पे कैजुअल रिन्यूअल ऑफ स्लीपर में जाने वाले थे ना। ठीक है, ओके, लेट अस फोकस ऑन दिस नाउ। ओके, कैजुअल रिन्यूअल ऑफ स्लीपर्स, यानी कि देखिए एक होता है थ्रू रिन्यूअल, यहाँ से बहुत सारे स्लीपर होते हैं, यहाँ पे कैजुअल रिन्यूअल यानी भी जरूरत के हिसाब से। यहाँ पर क्या कह रहा है, नॉट मोर देन, नॉट मोर देन वन स्लीपर इन 30 कॉन्जिक्यूटिव स्लीपर शैल बी रिप्लेस एट अ टाइम, यानी कि लगातार 30 स्लीपरें हैं तो उसमें से एक से ज्यादा स्लीपर बदली ना किया जाए। आ रही बात समझ में? ये मेरा जो सेक्शन है यहाँ पे मान के चले बहुत सारी स्लीपरें हैं। ठीक है, से दिस इज, सपोज यहाँ पर कितनी स्लीपर हैं, 30। ये 30 स्लीपर का एक पैच है, तो इसके अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्लीपर बदली करेंगे। 30 में से कितनी बदली करेंगे, एक बदली करेंगे। आगे क्या कहता है, शुड इट बी नेसेसरी, हमारे मैनुअल दोनों तरीके से बात करता है। शुड इट बी नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ गई तो, शुड इट बी नेसेसरी टू रिन्यू, नेसेसरी टू रिन्यू टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव स्लीपर्स, अगर जरूरत पड़ गई कि नहीं दो या दो से ज्यादा स्लीपरें, रिन्यू टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव स्लीपर्स इन द सेम लेंथ, अगर इसी पैच में अगर एक से ज्यादा स्लीपर, दो या दो से ज्यादा स्लीपर ही बदली करना, आमतौर पे तो बोल रहा है भाई 30 में एक ही करें, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा स्लीपर बदली करना है, दे में बी रिन्यूड, दे में अगर करना जरूरी है तो दे में बी रिन्यूड वन एट अ टाइम आफ्टर पैकिंग द स्लीपर्स रिन्यूड अर्लियर, ड्यूली ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर लिमिट। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक स्लीपर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, 30 में से एक स्लीपर बदली करना है, लेकिन सपोज यहाँ पर मेरी और स्लीपर है, सपोज मैं यहाँ पे अलग कलर से मार्क कर देता हूँ, वो स्लीपर भी खराब है, उसको भी बदली करना है। सपोज यहाँ एक और स्लीपर है, ये वाली स्लीपर है, इसके बिल्कुल बगल की है, और हम मान के चले कि यहाँ पर एक और स्लीपर ये वाली है, इनको बदली करना है। तो क्या कह रहा है मैनुअल, आप ठीक है आप 3 भी कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या करें, सपोज ये पहली वाली स्लीपर है मेरी, सपोज मेरी पहली वाली स्लीपर है, इसको मैं नंबर 1 दे दिया, ये वाली स्लीपर है, या सपोज इसी को ले लेता हूँ, ऑरेंज वाली को ले लेता हूँ, ये मेरी स्लीपर नंबर 1 है। आपने इसको बदली किया, तो क्या कहता है कि भाई इसको बदली किया कोई दिक्कत नहीं, आपने पुरानी स्लीपर निकाला, ये वाली स्लीपर डाला, फाइन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब ये जो स्लीपर का पूरा काम हो जाए, क्या क्या कर रहे हैं, इसके अंदर कोई काम बाकी ना रहे, कि हम लोग क्या करेंगे, चलो भाई आमतौर पे लोग फील्ड में क्या गलती करते हैं, 3 स्लीपर बदली करना तो बोले एक गाला बीच में करते हैं, ये वाली स्लीपर भी गिरा देते, ये भी गिरा देते, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, कि आप एक एक ही गाला करो और दोनों एक दो तीन स्लीपर लगातार बदली कर दो, ये मना किया है। तो करना क्या है भाई, आपने ये वाली स्लीपर लिया, इसकी पैकिंग सैकिंग जो भी आपको करनी थी आपने कर लिया, हो गया, अटेंड हो गया। अब इसके बाद में आप क्या करें कि अब ये स्लीपर नंबर 2 पर जाएं, ठीक है, अब 2 नंबर वाली पे जाएं, अब इसकी भी पैकिंग हो, इसकी भी पैकिंग हो गई, दूसरे वाले की भी पैकिंग हो गई, अब आप क्या करेंगे, आप तीसरे पर जाएं। ठीक है, तो 2 और मोर अगर है, परिस्थिति ऐसी चाहिए है तो करना है तो कर सकते हैं, लेकिन दो चीजें, पहली बात तो एक स्लीपर हाथ में लिया, उसका पूरा स्लीपर बदली किया, पुरानी निकाली नई डाली, उसके बाद उसका पैकिंग वगैरह हो गया, तब आप दूसरे पर जाएंगे, फिर दूसरे वाले की भी पैकिंग वगैरह हो गई, तब आप तीसरे पर जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज और कह रहा है कि आप ये जो भी काम कर रहे हैं इसके अंदर क्या देखना है, ऑब्जर्विंग द टेम्परेचर लिमिट, टेम्परेचर लिमिट को ऑब्जर्व करते हुए। क्या है टेम्परेचर लिमिट, वही जो हमने डिस्कस किया, TD+10 से TD-30, TD+10 से TD-30। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए करना है। तो ये हो गया हमारा कैजुअल रिन्यूअल ऑफ स्लीपर, क्या हो गया ये हमारा कैजुअल रिन्यूअल ऑफ, रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग। ठीक है, फास्टनिंग रिन्यूअल के बारे में यहाँ बात हो रही है। The work of renewal of fastening shall be carried out when rail temperature is within limit specified, यानी कि वही लिमिट क्या है, TD+10 से TD-30, जहां पर भी पैरा 341 1A 1B लिखा है, जो मैंने आपको बताया था रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस हम पढ़ रहे हैं, तो वो टेम्परेचर है TD+10 से TD-30। ठीक है, तो रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग यानी फास्टनिंग रिन्यूअल में क्या आता है
ईआरसी बदली करना आ जाता है, लाइनर बदली करना आ जाता है, और आपके जीआरएसपी यानी रबर पैड बदली करना आ जाता है। तो उसके लिए टेम्परेचर रेंज क्या होगा, TD+10 से TD-30। अब उसके बाद में एडिशनल प्रिकॉशंस, कुछ एडिशनल प्रिकॉशन के साथ में कह रहा है। क्या है एडिशनल प्रिकॉशन, देख लेते हैं। रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग्स नॉट, इसको दो कैटेगरी में इसने लिया है। पहला है रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग्स नॉट रिक्वायरिंग लिफ्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है, नॉट रिक्वायरिंग लिफ्टिंग ऑफ रेल, रेल उठाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कैटेगरी है रिन्यूअल ऑफ फास्टनिंग रिक्वायरिंग लिफ्टिंग। तो सिंपल है दोस्तों, हमारे पास तीन ही तो हमारे पास फास्टनिंग है, ईआरसी, रबर पैड और लाइनर। तो इनमें से कौन से ऐसी चीजें होंगी जो नॉट रिक्वायरिंग लिफ्टिंग है, जिसमें लिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमारा इसके अंदर क्या आ जाएगा, दो चीजें आ जाएगी। एक आ जाएगी आपकी ईआरसी इलास्टिक रेल क्लिप, और दूसरी क्या आ जाएगी आपकी लाइनर। हाँ, ईआरसी और लाइनर यहाँ पर आ जाएगा। और रिक्वायरिंग लिफ्टिंग के अंदर आपका क्या आ जाएगा, आपका रबर पैड, जीआरएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्टकट में हम लोग उसको रबर पैड बोलते हैं ना, आर पैड, रबर पैड। ठीक है, अब इसको जरा रीड कर लेते हैं हम लोग, इसको जरा हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा मैनुअल इसमें, मेरा मैनुअल कहता है फास्टिंग्स नॉट रिक्वायरिंग लिफ्टिंग ऑफ रेल शाल बी रिन्यू यानी ईआरसी या लाइनर बदली कर सकते हैं ऑन, क्या कहता है, ऑन नॉट मोर देन वन स्लीपर एट अ टाइम, यानी कि एक समय में ऑन नॉट मोर देन वन स्लीपर एट अ टाइम, यानी कि बहुत सारी स्लीपरें होंगी, तो एक बार में हम लोग क्या करेंगे, एक स्लीपर की फास्टनिंग बदली करेंगे। एक स्लीपर के अंदर क्या आएगा, चार चाबियां आएगी, गेज फेज, नॉन गेज फेज, LH RH, चार चाबियां, चार लाइनर। एक बार में एक स्लीपर को लेना है, उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये इन जनरल वो बात कर रहा है। आगे कहता है इन केस, अगर फास्टनिंग्स ऑफ मोर देन वन स्लीपर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिन्यूड एट अ टाइम, अगर एक से ज्यादा स्लीपर, एक स्लीपर बदली करना है, एक स्लीपर की फास्टनिंग बदली करना है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्लीपर, दो स्लीपर, तीन स्लीपर, अगर उनका रिन्यूअल एक साथ करना जरूरी है, ठीक है, तब क्या कहता है, एटलीस्ट 15 स्लीपर्स इन बिटवीन शैल बी केप्ट इंटैक्ट, तब उनके बीच में 15 स्लीपरें ऐसी हो जो बिल्कुल इंटैक्ट हो, अनडिस्टर्ब्ड हो। ठीक है, 15 स्लीपरें जो है इंटैक्ट होनी चाहिए। आ रही बात समझ में, 15 स्लीपर हमारे आसपास की जो है बराबर हो, तब दो तीन स्लीपर एक साथ ले सकते हैं। यानी कि अगर इसको, अगर हम पैच वाइज बात करें, अगर हम बात करें पैच वाइज, तो समझो ये एक पैच है, सब सब समझो ये लंबा पैच है। अब मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर से दो या तीन स्लीपर है यहाँ पर, क्या है, दो या तीन स्लीपर है, एक, दो, एक मिनट, दो, एक, वन या मोर देन वन, एक, दो, तीन, दो तीन ले रहा हूँ। तब यहाँ पर क्या चाहिए, आजू बाजू के, आजू बाजू में यहाँ पर और दूसरी तरफ कितने स्लीपर हमको इंटैक्ट चाहिए, कितने चाहिए, 15, 15 स्लीपर्स हमारे इंटैक्ट, यानी अनडिस्टर्ब। इंटैक्ट का मतलब क्या हुआ, अनडिस्टर्ब चाहिए। ठीक है, तो 15 स्लीपर दोनों तरफ क्या हुआ आपके इंटैक्ट। और ये काम कौन करा सकता है, किसके सुपरविजन में काम हो, किसके सुपरविजन में काम हो, तो वर्क शाल बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ कीमैन, यानी कि कीमैन की निगरानी में ये काम किया जा सकता है। लेकिन या सॉरी, कीमैन की निगरानी में किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है कि ये काम जो है मिनिमम सुपरविजन लेवल फास्टनिंग बदली करने का, जिसमें लिफ्टिंग की जरूरत ना पड़े, ऐसी फास्टनिंग ये काम कीमैन करा सकता है। कीमैन मिनिमम लेवल ऑफ सुपरविजन है, तो अगर वहां मिनट आ गई तो वो भी नहीं वो भी करा सकता है, PWI साहब होंगे तो भी करा सकते हैं। मिनिमम कीमैन है, कीमैन के नीचे नॉर्मल ट्रैक मेंटेनर ये काम नहीं करा सकता, इसको ऐसा समझ लें आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हम पढ़ते हैं, फास्टनिंग्स रिक्वायरिंग लिफ्टिंग। ये तो नॉट रिक्वायरिंग लिफ्टिंग की बात हो गई। अब जो है फास्टनिंग जिसकी लिफ्टिंग करना जरूरी है, सॉरी जिसमें लिफ्टिंग जरूरी हो जाएगी, यानी कि रबर पैड एक ऐसी चीज है, मैंने बताया ना रबर पैड, रबर पैड एक ऐसी चीज है कि जब तक आप रेल को उठाएंगे नहीं स्लीपर के ऊपर से, तो बदली नहीं हो सकती। तो उसलिए क्या कहता है, उसके लिए कहता है
fastenings requiring lifting of rail, that is groove rubber pad, GRSP, shall be renewed on not more than one slipper at a time. यहाँ पर भी वही बात हो गई, यहाँ पर भी एक बार में एक से ज्यादा नहीं बदली करें, लेकिन फिर यहाँ पर भी वो अलग भाषा की यूज करता है. इन केस फास्टनिंग्स ऑफ मोर देन वन स्लीपर्स आर रिक्वायर्ड एट टू बी रिन्यूड एट अ टाइम, यानी एक से ज्यादा का बदली करना है, तब क्या करें, एटलीस्ट 30 स्लीपर्स इन बिटवीन. यहाँ पर भी कितना चाहिए अभी, जैसे वहां 15 था, नॉट रिक्वायरिंग लिफ्टिंग में 15 था, अब यहाँ पर ये 15 नहीं चलेगा, अब यहाँ पर ये 15 जो बोला था 15 ये नहीं चलेगा. अब कितना करना है, 15 को काट के 15 कट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी, अब आ जाएगा आपका 30. 30 स्लीपर यहाँ, 30 स्लीपर यहाँ. अरे बात समझ में, दोनों के कंपैरिजन में नॉट रिक्वायरिंग में 15 था, और रिक्वायरिंग लिफ्टिंग में 30 स्लीपर आसपास के इंटैक्ट होने चाहिए. इज इट अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? किसी को ना समझे तो पूछ सकता है भाई बीच में, ठीक है, नो इश्यूज उसमें. तो 15 थे कब, जब नॉट रिक्वायरिंग लिफ्टिंग की बात हो रही थी, लेकिन जब रिक्वायरिंग लिफ्टिंग की बात हो रही है तो वहां पर एक स्लीपर तक कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा बदली करना है तब 30 स्लीपर इंटैक्ट लेफ्ट में, 30 स्लीपर इंटैक्ट राइट में, ये इंश्योर करना है हमें. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए. विल टेक सम अदर कलर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डायग्राम में जरा मिक्स दिख रहा था ना. से 15 था, ये 30 कर लेते हैं हम लोग इसको. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 स्लीपर्स, 30. तो रेड वाला जो हमारा था, रेड वाला हमारा नॉट रिक्वायरिंग लिफ्टिंग और ये रिक्वायरिंग लिफ्टिंग वाला हमारा ब्लैक कलर से. ठीक है, इसको इस तरीके से आप समझ जाए. फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. और वहां पर देखिए, अभी दोनों को साथ में दिखाता हूं. नॉट रिक्वायरिंग में मिनिमम सुपरविजन क्या था, कीमैन. और रिक्वायरिंग लिफ्टिंग में मिनिमम सुपरविजन लेवल क्या है, गैंगमैन, मुकादम होना चाहिए. ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया. अब आगे क्या बोलता है, ऑल्टरनेटिवली, इफ प्रिवेलिंग टेम्परेचर यानी टीपी इज लोअर देन टीडी माइनस 10, अगर हमारा टीपी प्रिवेलिंग टेम्परेचर टीपी इज लोअर देन टीपी इज लोअर देन टीडी माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, टीडी माइनस 10 से अगर कम है, तो क्या कहता है, फास्टनिंग अप टू 5 स्लीपर्स ऑन आइदर साइड में बी रिमूव्ड और रिप्लेस्ड अंडर द रेल. अगर टेम्परेचर टीडी माइनस 10 के नीचे है तो क्या कहता है कि एक साथ में कितने फास्टनिंग्स अप टू 5 स्लीपर्स ऑन आइदर साइड में बी रिमूव. ठीक है, फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ रबर पैड अंडर द रेल. ठीक है, 3 कंडीशन हो गई रिक्वायरिंग लिफ्टिंग के अंदर. पहला हो गया कि भाई अगर आपको बदली करना है एक बार में, एक स्लीपर बदली, एक स्लीपर का आप चाबी भी बदली कर दे, आप रबर पैड भी बदली कर दे, आप लाइनर भी बदली कर दे, कोई दिक्कत नहीं है. अगला वो कहता है कि नहीं भाई एक से ज्यादा करना है, तब क्या कहा, तब कहा कि आप एक से ज्यादा करना है कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ 30 स्लीपर, लेफ्ट में 30 राइट में 30, इतनी स्लीपर हमारी हो इंटैक्ट, तब करें. अब तीसरा वो कह रहा है कि अगर हमारा टेम्परेचर, जब हम ये रिप्लेसमेंट का काम, रिन्यूअल का काम कर रहे हैं, उस वक्त अगर टेम्परेचर टीपी यानी उस वक्त का यानी टीपी टीडी माइनस 10 से कम हो. ठीक है, टीडी माइनस 10 से कम हो, उस परिस्थिति में आप जो है एक साथ में 5 स्लीपर को अभी फिटिंग बदली कर सकते हैं, यानी कि रबर पैड उसकी बदली कर सकते हैं. ठीक है, और ये सारा काम भी जो है मुकादम की निगरानी में होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चले जाते हैं, मेंटेनेंस ऑफ एसईजे, मेंटेनेंस ऑफ स्विच एक्सपांशन जॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ एसईजे. इसके लिए क्या कह रहा है मैनुअल, वंस इन अ फोर्टनाइट. फोर्टनाइट किसे कहते हैं, 15 दिन को कहते हैं. किसे कहते हैं, फोर्टनाइट का मतलब क्या हुआ,
15 डेज में लिख देता हूं यहाँ पे। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन। तो कह रहा है कि वंस इन अ फोर्टनाइट यानी 15 दिन एसईजे शैल बी चेक्ड। एसईजे का क्या करना है, उसकी जांच करना है। चेक्ड, पैक्ड। इंद्रेश कुछ डाउट है? नहीं सर। ओके ठीक। तो वंस इन 15 डेज एसईजे शैल बी चेक। पखवाड़ा भी इसी को बोलते हैं ना सर? हाँ, फोर्ट पखवाड़ा उसी को बोलते हैं। पखवाड़ा जी। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में फोर्टनाइट बोलते हैं। 15 दिन होता है वो, ठीक है। वंस इन अ फोर्टनाइट यानी 15 दिन यानी एक पखवाड़ा में एसईजे को चेक किया जाएगा, पैक किया जाएगा, और अलाइनमेंट, अगर अलाइनमेंट करेक्शन है इफ नेसेसरी किया जाएगा। ठीक है, ये हर 15 दिन में करना है। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग ऑफ टंगरेल एंड स्टॉकरेल ऑफ एसईजे, यानी कि जब आप ये चेकिंग करेंगे, पैकिंग अलाइनमेंट के उसी टाइम पे उसका ल्यूब्रिकेशन, स्टॉकरेल का टंगरेल, सॉरी एसईजे का टंगरेल स्टॉकरेल का ऑयलिंग ग्रीसिंग, टाइटनिंग और फास्टनिंग अगर लूज है उसको भी साथ साथ में कर लेना है। अब यहाँ पर कई लोग मुझसे सवाल कभी कभी पूछते हैं कि सर क्या बारिश के मौसम में भी करना है एसईजे का ऑयलिंग ग्रीसिंग? क्या उसका मेंटेनेंस बारिश में भी करना है, क्या ठंडी में भी करना है? तो मेरा मैनुअल यहाँ पर कोई सीजन की बात कर रहा है क्या? मैनुअल कोई सीजन की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है हर 15 दिन में आप करें। अब कुछ लोगों के दिमाग में बात यह आती है कि भाई जब मौसम ठंडा है, बारिश बारिश का टाइम है, गर्मी ज्यादा नहीं है, तो क्या ऑयलिंग ग्रीसिंग? अरे इनफैक्ट बारिश के मौसम में तो और ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत, मैं आपको बताता हूँ। बारिश के मौसम में जब बारिश होती है उस वक्त क्या होता है, आपका जो ऑयल है, ऑयल आपने लुब्रिकेंट जो भी यूज किया है, एक तो प्रॉब्लम होगी पानी के अंदर पैकिंग खराब होती है, तो पैकिंग का करेक्शन कर, पैकिंग का काम तो बढ़ता ही है। साथ ही साथ अगर ऑयल अगर आपने जो लगाया हुआ है, अगर वहां पे वाटर लॉगिंग हुआ, कुछ भी गंदा पानी वगैरह आएगा, तो वो जो ल्यूब्रिकेंट आपका होता है वो मिट्टी उसके साथ में कंटामिनेट कर जाती है। तो वो जो है आपका ल्यूब्रिकेशन खराब हो जाता है। इसके लिए वहां पे बारिश में भी करना है। तो इन जनरल अगर बात करें तो भाई साल का कोई भी टाइम होने दो, एससीजे का पैकिंग, अलाइनमेंट करेक्शन, चेकिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग जो है, फिटिंग का टाइटनिंग, ये सारा का सारा 15-15 दिन में होना चाहिए। ठीक है। अब इस एससीजे के ऊपर ध्यान कौन रखे, तो इसलिए आगे कहा जा रहा है ड्यूरिंग हिज डेली पेट्रोलिंग, यानी डेली पेट्रोलिंग के दौरान कीमैन, यानी कीमैन अपना डेली पेट्रोलिंग के दौरान वो क्या करेगा, शाल कीप स्पेशल वॉच ऑन द एसईजे फॉलोइंग इन हिज बीट, यानी कि एसईजे के ऊपर खास ध्यान देगा, एसईजे के ऊपर खास ध्यान देगा। ठीक है, आई बात समझ में? खास ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये एसईजे के मेंटेनेंस के बारे में क्या सीखा कि हर 15 दिन में एसईजे का चेकिंग, पैकिंग, अलाइनमेंट करेक्शन, ल्यूब्रिकेशन, टाइटनिंग, ये सब करना है। और कीमैन अपना डेली जब पेट्रोलिंग करता है तो एसईजे के ऊपर जो स्पेशल वॉच रखेगा, खास निगरानी रखेगा। ठीक है, ये हमने सीखा। नेक्स्ट हमारा है रिन्यूअल ऑफ डिफेक्टिव रेल्स और वेल्ड। रिन्यूअल ऑफ डिफेक्टिव रेल्स और वेल्ड, तो क्या कहता है, द प्रोसीजर लेड डाउन इन पैरा 349/2 ऑफ दिस मैनुअल फॉर रिपेयर टू ट्रैक आफ्टर रेल फ्रैक्चर शैल बी फॉलोड, यानी कि रेल फ्रैक्चर होने के बाद में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है। रेल डिफेक्टिव है या वेल डिफेक्टिव है, तो उसको मैं जरा दिखा दूंगा, लेकिन मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आगे का पैरा है, आगे का पैराग्राफ है। जस्ट यू हैव अ लुक इट, लुक एंड देन विल लेटर ऑन गो, वहां पर खाली देख लेते हैं कि क्या चीज है। यानी कि रेल फ्रैक्चर आपका अगर कभी हो जाता है तो उसमें क्या करना है, तो उसके अंदर 4 स्टेजेस है। इसके अंदर क्या 4 स्टेजेस है, रेल फ्रैक्चर हुआ तो भाई रेल फ्रैक्चर के बाद आप क्या करेंगे, इमरजेंसी रिपेयर करेंगे, उसका टेम्पररी रिपेयर करेंगे, परमानेंट रिपेयर करेंगे और डिस्ट्रेसिंग करेंगे। तो ये 4 स्टेजेस हैं। तो जस्ट एक लुक आपने कर लिया, हम लोग बाद में इस पे आएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पैरा 345 कंप्लीट। पैरा 345 कंप्लीट हो गया। नाउ कम्स माय पैरा 345 वाज रिगार्डिंग रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस। क्या था, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस था। अब आगे हम जो आज पढ़ रहे हैं, ये नेक्स्ट पैराग्राफ हम अभी जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज दैट इज स्पेशल ट्रैक मेंटेनेंस। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्पेशल ट्रैक मेंटेनेंस है। तो जरा इसका देख लेते हैं।
स्पेशल ट्रैक मेंटेनेंस इन एलडब्ल्यूआर इंक्लूड्स, अब किसको हम लोग स्पेशल ट्रैक मेंटेनेंस कहते हैं? तो उसने बोला टीएफआर, थ्रू फिटिंग रिन्यूअल, यानी कि ईआरसी, रबर पैड, लाइनर बदली करेंगे लगातार, बड़े बड़े किलोमीटर के किलोमीटर हम लोग पूरे एलडब्ल्यूआर की बदली कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो उसको हम लोग स्पेशल ट्रैक मेंटेनेंस में गिनेंगे। इसी तरह से डीप स्क्रीनिंग और मैकेनाइज क्लीनिंग ऑफ बलास्ट, ठीक है, छनाई कर रहे हैं आप मशीनों द्वारा या मैनुअली। लिफ्टिंग और लोअरिंग ऑफ ट्रैक, मेजर रीअलाइनमेंट ऑफ कर्व, स्लीपर रिन्यूअल अदर देन कैजुअल रिन्यूअल, रिहैबिलिटेशन ऑफ ब्रिजेस एंड फॉर्मेशन कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू ट्रैक। यानी कि ये बड़े बड़े काम हैं, ये सब बड़े बड़े काम हैं जो आपके रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस के अंदर कवर नहीं होते हैं। ये सारे के सारे कामों को किसमें कैटेगराइज कर दिया गया है? स्पेशल ट्रैक मेंटेनेंस में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो अब पहली बार सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टीएफआर के बारे में, थ्रू फिटिंग रिन्यूअल। इसके बारे में टीएफआर, थ्रू फिटिंग रिन्यूअल, क्या कहता है? whenever it is decided to carry out through renewal of fitting, the LWR shall be distressed immediately। यहाँ पे important point क्या है? whenever it is decided to carry out TFR, shortcut में बोलता हूँ, whenever it is decided to carry out TFR, the LWR shall be distressed immediately after the TFR is completed of complete or part LWR। क्या है ये? कि जब भी हमने टीएफआर किया उसके तुरंत बाद क्या करना है हमको? एलडब्ल्यूआर का डिस्ट्रेसिंग करना है, एलडब्ल्यूआर की डिस्ट्रेसिंग हमें करनी है, चाहे कंप्लीट एलडब्ल्यूआर या जितने पार्ट का हमने रिन्यूअल किया है, इसकी डिस्ट्रेसिंग करना है। तो टीएफआर में क्या कह दिया भाई? टीएफआर करने के बाद आप क्या करेंगे? इमीडिएटली वो एलडब्ल्यूआर की डिस्ट्रेसिंग आप करेंगे। डिस्ट्रेसिंग में क्या करेंगे? स्ट्रेसेस को हमको बैलेंस वगैरह करना होता है ना, तो वही यहाँ पर ये काम करना है। नेक्स्ट बात हो रही है डीप स्क्रीनिंग की, नेक्स्ट बात हो रही है डीप स्क्रीनिंग, गहरी छनाई, यानी जिसमें बीसीएम मशीन वगैरह यूज होती है, उसके बारे में बात हो रही है। डीप स्क्रीनिंग, डीप स्क्रीनिंग ऑफ मैकेनाइज और मैकेनाइज क्लीनिंग ऑफ बलास्ट, दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज है। क्या कह रहा है मैनुअल? provisions laid down in para 637(2) shall apply to LWR CWR regarding sequence of operation of BCM। यानी कि सबसे पहले तो BCM का जो सीक्वेंस है, बीसीएम का वर्किंग का सीक्वेंस जो है वो बता रहा है कि मेंटेनेंस का चैप्टर है 637, उसमें पॉइंट नंबर 2 वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो व्हाट इज दैट 637/2? हम लोग देख लेते हैं 637/2, ठीक है। तो क्या है? डीप स्क्रीनिंग विद बीसीएम, क्या है ये? इसको जरा हम लोग एक नजर मार लेते हैं। डीप स्क्रीनिंग विद बीसीएम, the deep screening by BCM machine is to be carried out as detailed in IRTMM। What is IRTMM? Indian Railways Track Machine Manual। वो बाद में हम देख लेंगे, लेकिन ये उसके प्रोविजन, क्योंकि मशीन चलाना है इसके लिए। द वर्क ऑफ डीप स्क्रीनिंग शैल बी फॉलोड बाय, ये इंपॉर्टेंट है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। द वर्क ऑफ डीप स्क्रीनिंग शैल बी फॉलोड बाय टैंपिंग एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रैक विद TTM एंड DTS रिस्पेक्टिवली। यानी कि यहाँ पर आप इसका सीक्वेंसिंग आप समझ लें कि ये क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि सपोज ये मेरा ट्रैक है, ये मेरा रेलवे ट्रैक है, एंड से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब आप बीसीएम मशीन चला रहे हैं, तो बीसीएम मशीन चलाएंगे तो क्या कहता है? द वर्क ऑफ डी स्क्रीन शैल बी फॉलोड बाय टैंपिंग, यानी कि सॉरी, यानी आप ये समझे कि सपोज ये मेरी बीसीएम मशीन है, ये क्या है? मेरी बीसीएम, लिख देता हूं मैं BCM, दिस इज BCM मशीन। तो इसके पीछे हमारी एक और मशीन हो, इसके पीछे हमारी एक और मशीन हो जिसे हम कहते हैं, सॉरी, इसके पीछे हमारी एक और मशीन काम करे जिसको हम लोग कहते हैं टैंपिंग मशीन, ठीक है नहीं? TTM, टायर TTM लिख देता हूँ, टायर टैंपिंग मशीन, TTM। और इसके पीछे एक और मशीन हो, उसको बोलते हैं डायनामिक ट्रैक स्टेबिलाईजर,
say that is this one. TTS यानी कि सबसे आगे कौन सी मशीन हो, सबसे आगे कौन सी मशीन होगी, ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन। फिर उसके पीछे टाई टैंपिंग मशीन, उसके पीछे डायनेमिक ट्रैक स्टेबलाइजर। ये मशीन छनाई करेगी, फिर ट्रैक का पैरामीटर मेंटेन करना, टैंपिंग का काम, टाई टैंपिंग मशीन। अब टाई टैंपिंग मशीन में हमारी कौन सी मशीनें आती है, टीटीएम बोले तो लोग परेशान, अरे व्हाट इज टीटीएम। टाई टैंपिंग, ये देखिए एक्चुअल जो है स्लीपर को कई कंट्रीज में, जैसे हमारे यहाँ पे स्लीपर कहते हैं उसको, बहुत सारे कंट्रीज में टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाई। जैसे यूएस वगैरह में अगर हम जाएंगे तो स्लीपर को क्या बोलते हैं, टाइज, टैंपिंग ऑफ टाइज। तो ये टाई जो है, टाई इज नथिंग बट स्लीपर। तो टाई टैंपिंग मशीन है स्लीपर टैंपिंग मशीन, एज गुड एज दैट, है कि नहीं। तो टाई टैंपिंग मशीन हमारी कौन सी है हमारे पास, जस्ट एन्यूमरेट करते हैं। जैसे हमारे पास है व्योमैटिक, और कौन सी हमारे पास टाई टैंपिंग मशीन, सीएसएम कंटिन्यूस एक्शन टैंपिंग मशीन, टैंपिंग एक्सप्रेस, फिर इसके अंदर डायनामिक टैंपिंग एक्सप्रेस भी है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स। इसी तरीके से डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर, इसको डीजीएस भी कहते हैं, डीजीएस, ठीक है। और ब्लास्ट ट्रेनिंग के लिए तो भाई बीसीएम मशीन ही है, तो बीसीएम ब्लास्ट ट्रेनिंग मशीन ही है। तो यहाँ पे इसका सीक्वेंस है, ठीक है। इसको जरा पढ़ लेते हैं, कुछ रह ना जाए। द वर्क इज टू बी कैरिड आउट इन स्टेजेस ऑन वेरियस डेज आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग ऑपरेशन। अब ये काम स्टेजेस में होगा, जैसे कि बीसीएम मशीन किसी टाइम पे यहाँ पर काम की होगी, काम कर करके आगे चले गई, तो अभी इसके पीछे टैंपिंग मशीन लगा दिया, डीटीएस चला दिया, ये मशीन अब आगे चले गई, आगे काम करने लगी, लेकिन ये पैच आपका जो है कंसोलिडेट नहीं हुआ, तो स्टेजेस में यहाँ पर भी काम, यहाँ पर भी काम, सब जगह चलता रहता है। तो उसके लिए कुछ कॉशन ऑर्डर का जो सीक्वेंस है वो उन्होंने यहाँ पर बात की है, दैट वी आर नॉट गोइंग डिस्कस एज ऑफ नाउ। हम जब इस चैप्टर में आएंगे तब हम इसको देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो है हमारे पैराग्राफ 346 में फिर से लौट पड़ते हैं। तो ये प्रोविजन लेट डाउन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि नहीं, ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे क्या कह रहा है, बीसीएम tamping machine and dynamic track stabilizer shall as far as possible be deployed in one consist, यानी कि जहां तक मुमकिन हो तीनों एक सीक्वेंस में हो, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देखो मैंडेटरी अगर बात करें ना, मैंडेटरी अगर हम बात करें तो बीसीएम के साथ में ये मशीन जरूरी है। कौन सी मशीन जरूरी है, बीसीएम मशीन के साथ में आपके टैंपिंग मशीन तो किसी भी परिस्थिति भी, किसी भी हाल में टैंपिंग मशीन के बगैर बीसीएम चलाना ही नहीं है। यहाँ तक की इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर मान के चलो आपकी सेक्शन में आप बीसीएम मशीन चला रहे हैं, पीछे टैंपिंग मशीन लेकर गए हैं, और वो मान के चलो टैंपिंग के दौरान वो टैंपिंग मशीन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो टैंपिंग नहीं कर पा रही है, तो इंस्ट्रक्शन ये है कि आप बीसीएम मशीन को रोक दें, ठीक है। तो टैंपिंग मशीन इतनी मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है कि तीनों के सीक्वेंस की, तो कह रहा है कि बीसीएम टैंपिंग मशीन एंड डीटीएस शैल एज फार एज पॉसिबल बी डिप्लॉयड इन वन कंसिस्ट, यानी कि एक साथ ही लगा दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे पास टैंपिंग मशीन और बीसीएम तो जोड़ी में चलेगी, हमारे पास डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर नहीं है, तो वहां थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या कहा जा रहा है, एक साथ लगा दिया तो अच्छा है, क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, दैट वी आर गोइंग टू सी आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेम्परेचर रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्शन, टेम्परेचर रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन वेयर डीप स्क्रीनिंग इज टू अंडरटेकन शैल बी स्टडीड फॉर द प्रीवियस एंड करंट ईयर, यानी कि जहां पर भी हमें बीसीएम मशीन चलानी है, जहां भी हमें बीसीएम मशीन चलानी, टेम्परेचर रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन वेयर डीप स्क्रीनिंग इज अंडरटेकन शैल बी स्टडीड फॉर प्रीवियस एंड करंट ईयर, यानी कि पिछला रिकॉर्ड और अभी के साल का टेम्परेचर रिकॉर्ड आपको स्टडी करना होगा, क्योंकि ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ बीसीएम मशीन वो आपके बड़े काम आने वाला है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेल टेम्परेचर अटेनेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डीप स्क्रीनिंग
एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन शैल बी एस्टिमेटेड। यानी कि आप छनाई के दौरान मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाएगा, मिनिमम कितना ड्रॉप हो सकता है वो, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन शैल बी एस्टिमेटेड। एक अंदाजा हमारे पास हो, हमारे पास एक अंदाज हो कि भाई हम छनाई कर रहे हैं, इसलिए कह रहा है कि पिछले साल का और इस साल का तापमान को स्टडी क्यों करने कहा है, क्योंकि जब हम वर्किंग कर रहे हैं, मान के चलो भाई मैंने तो एक रेंज था हमारा टेम्परेचर का, उसके बीच में मैंने काम किया, ठीक है, काम करते करते ठंडी का मौसम है, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, ठीक है, तब क्या इंस्ट्रक्शन है मैनुअल के, या काम करते करते तापमान बढ़ गया, रेंज के बाहर चला गया, तो उसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, तो क्या कहता है। और इसी तरीके से काम के दौरान भी, और जो पीछे का जो पैच जहां बीसीएम मशीन ने काम करते अभी कंसोलिडेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो उसको स्टडी करना जरूरी है। Any of the following two methods be adopted for carrying out work of deep screening, यानी डीप स्क्रीनिंग के दौरान दो तरीका बताया है उन्होंने नीचे, इनमें से कोई भी तरीका, कोई भी पद्धत को आप अपना सकते हैं। पहला क्या है, पहला क्या है, इफ रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेल टेम्परेचर, हमारे यहाँ जितने भी बात हो रही है टेम्परेचर की, वो रेल टेम्परेचर की हो रही है, तो क्या कह रहा है, इफ रेंज ऑफ रेल टेम्परेचर फॉल्स विद इन TD plus 10, falls within TD plus 10 and TD minus 20, अगर रेल तापमान TD plus 10 और TD minus 30 के बीच में आता है, इफ रेल टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉल्स विद इन TD plus टू TD minus 20, यहाँ देखिए फर्क समझे आप, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस मैंने पढ़ाया था अभी आपको जस्ट अभी, वहां टेम्परेचर क्या था, TD plus 10 से TD minus 30 था, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, अगर रेल टेम्परेचर TD plus 10 से TD minus 20, ये इंपॉर्टेंट है, TD minus 20, TD plus 10 से TD minus 20, अगर रेंज इसके बीच में आता है, तो डीप स्क्रीनिंग में बी डन विदाउट कटिंग और टेम्पररी डिस्टेंसिंग। तो अगर तापमान मेरा TD plus 10 से TD minus 20 के बीच में, तो छनाई में हमको बगैर यानी कि कटिंग वगैरह, यानी क्लोजर वगैरह कटिंग करना पड़ता है ना, हमारे को बीसीएम को, LWR के पैच को कट करके सब आइसोलेट करना पड़ता है। तो अगर तापमान TD plus 10 से TD minus 30 है, तो कोई कट लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से कोई टेम्पररी डिस्टेंसिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला वो कहता है, अगला वो क्या कहता है, अगला पॉइंट, इफ रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉल्स आउटसाइड अबव, यानी TD plus 10 से TD minus 30 के रेंज के बाहर टेम्परेचर चला गया, टेम्परेचर कहाँ चला गया, TD plus 10 से TD minus 30 के बाहर, आउटसाइड अबव, यानी TD plus 10 से TD minus 20 के बाहर, तो क्या कह रहा है कि फिर क्या करो आप, फिर आप जाएं फॉर temporary de-stressing. Temporary de-stressing shall be carried out at 10 degrees Celsius below the maximum rail temperature likely to be attained during the period of work. यानी कि अगर तापमान मेरा TD plus 10 से TD minus 20 के बीच में जाता है, के बाहर जाता है, इस रेंज के बाहर जाता है, उस परिस्थिति में हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, टेम्पररी डिस्टेंसिंग करना है, टेम्पररी डिस्टेंसिंग करना है, लेकिन क्या तापमान पे, तो मुझे अंदाजा रहेगा कि भाई मैक्सिमम क्या टेम्परेचर जा सकता है, तो उससे 10 डिग्री कम पर मैं क्या करूंगा, टेम्पररी डिस्टेंसिंग करूंगा। इज इट क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं तो बताएं आप लोग, अगर किसी को भी कोई भी तरीके का कंफ्यूजन इसके अंदर हो तो, एनी कंफ्यूजन। देखिए इसको वापस से मैं बोलता हूँ, जब भी हम लोग को बीसीएम मशीन चलानी होगी, एक तो सीक्वेंस की बात हुई, आगे वो बोलता है कि भाई रेल टेम्परेचर की हिस्ट्री आप पता करें उस सेक्शन की, पिछले साल और इस साल वो टेम्परेचर क्या था और अभी क्या है। अभी का टेम्परेचर जो है, इससे हमको ये अंदाजा मिल जाएगा पिछले साल का मौसम कैसा हमारे यहाँ होता, वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आगे फ्यूचर में कहाँ तक टेम्परेचर मेरे सेक्शन में जा सकता है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा गर्मी के मौसम में, और अगर ठंडी में कर रहे तो मिनिमम कितना होगा, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेरी डीप स्किनिंग समझ में नहीं आई। टेम्पररी डीप, टेम्पररी डीप मतलब बाहर का, डी स्ट्रेसिंग, डी स्ट्रेसिंग है। मतलब हाँ डिस्टेंसिंग सर, ये बाहर जाने का मतलब मैं बताता हूँ बाहर। आपको, देखिए डी स्ट्रेसिंग जो प्रॉपर डी स्ट्रेसिंग होती है ना, तो डी स्ट्रेसिंग के जी। अंदर हम लोग रेल को कट लगाते हैं, ठीक है,
डिस्ट्रेसिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रेल को कट लगाते हैं, दोनों तरफ क्लोजर निकालते हैं, रेलों को फ्री करके छनाई ये आपको उसके स्ट्रेस को निकालते हैं। टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग के अंदर आपको किसी भी तरीके से कोई कट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरीके का कोई कट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे भाई, चाबियां वगैरह निकालेंगे और जो है स्ट्रेसेस को बैलेंस कर देंगे, यानी कि जिस पैच में काम कर रहे हैं उसका जो स्ट्रेस है उसको स्प्रेड कर देंगे वाइडर एरिया में, उसको बोलते हैं टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग। ठीक है, इसलिए बोला विदाउट कटिंग ना, कट लगाना नहीं है। और अगर आगे आगे पढ़ेंगे तो आगे और भी चीजें आने वाली, फिलहाल के लिए इसको देखो। अब ये एक टेम्परेचर रेंज दिया है, एक टेम्परेचर रेंज दिया है कि क्या कहता है, कहता है कि ये जो टेम्परेचर है TD प्लस टेंजर TD माइनस 20, ठीक है ना, TD प्लस टेंजर TD माइनस 20, ये जो टेम्परेचर है TD प्लस टेन से TD माइनस 20, इसके बीच में अगर आपने काम किया, इसके बीच में आपने आपने काम किया तो आप यहाँ पे नो टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग, फिर क्या, नो टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग, फिर कोई टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेसेस आर विद इन द रेंज, स्ट्रेसेस हमारे कंट्रोल के अंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आगे वो कहता है कि ये जो रेंज है, ये जो रेंज दिया है TD प्लस 10 से TD माइनस 30, अगर इसके बाहर गया, इसके बाहर का मतलब ये नहीं है कि जो है इसके कम ज्यादा ही हो, कम भी हो सकता है। तब वो कहता है कि आपको टेम्पररी डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, फिर करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे सेक्शन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाएगा इस पीरियड में, हमारे पास हिस्ट्री थी ना पिछले, देखा ना आपने प्रीवियस ईयर का, हमको अंदाजा हो जाएगा कि भाई कितना तक तापमान जा सकता है रेल का। तो उससे माइनस, जैसे कि अगर इसको टीपी तो कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप इसको ऐसा समझ के चलो कि मान के चलो फॉर एग्जाम्पल पिछले साल तापमान 50 तक गया था मैक्सिमम। ठीक है, मान के चलो पिछले साल का जो है ये पीरियड में तापमान 50 तक गया था, और ये जो 50 डिग्री है ये TD प्लस 10 से TD माइनस 20 के बाहर है। क्या है ये 50 उसके बाहर है। तब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्पररी डिस्ट्रेसिंग। लेकिन क्या तापमान पे करूं, तब वो कहता है कि नहीं आप जो है 40 पे करें, क्या करें 40 पे करें ना, तो जो भी टेम्परेचर होगा मैक्सिमम उससे 10 डिग्री कम पर करें। ठीक है, आई बस तो टेम्पररी डिस्टेंसिंग करके ये काम करना है। आगे बढ़ता हूं। कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर, रेल टेम्परेचर का कांस्टेंट मॉनिटरिंग करना है। क्या करना है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ रेल टेम्परेचर शैल बी डन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, यानी कि BCM मशीन चला रहे हैं आप या डीप फ्रीजिंग मैनुअली भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ रेल टेम्परेचर करता रहना, ध्यान देते रहना है। शुड द टेम्परेचर राइज, अगर तापमान, शुड द टेम्परेचर राइज मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस अबव TD, ठीक है, अगर जो भी हमारे सेक्शन का TD होगा अगर उससे 10 डिग्री के ऊपर जाए, क्योंकि TD प्लस 10 इज द मैक्सिमम लिमिट ना, TD प्लस 10 टू TD माइनस 20 में हमें करना है, तो अगर TD प्लस 10 को क्रॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, TD प्लस 10 को क्रॉस कर रहा है, फिर क्या करें, टेम्पररी डिस्टेंसिंग टेम्परेचर एडिक्वेट, सॉरी, शुड, यहाँ दो चीजें वापस से मैं रीड करता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहा है, जरा मैं इसको क्लियर करता हूँ। कांस्टेंट मॉनिटरिंग और रेल टेम्परेचर करना, ये तो बोल दिया। अगले कहता है शुड द टेम्परेचर राइज अबाउट TD, यहाँ दो केस है, यानी TD प्लस 10, पहला है TD प्लस 10, TD प्लस 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया, तापमान क्या हुआ मेरा, TD प्लस 10 के ऊपर चला गया। या फिर ये कहें कि जिस तापमान पे आपने डिस्कसिंग की थी, यानी जिस तापमान पे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था तो हमने कितने पे किया था, 40 पे किया था ना हमने, मैक्सिमम टेम्परेचर 50 अज्यूम किया था जैसे एग्जांपल में, तो हमारा टेम्परेचर कितना था 40, है कि नहीं। अगर ये टेम्परेचर के बाहर जाता है तो क्या करना, फिर कुछ एडिशनल प्रिकॉशंस लेना है। क्या एडिक्वेट प्रिकॉशंस,
एडिक्वेट प्रिकॉशन शैल बी टेकन इंक्लूडिंग अनदर राउंड ऑफ टेम्परेरी डिस्टेंसिंग। यानी फिर क्या करेंगे, अगर TD+10 के ऊपर टेम्परेचर चला जा रहा है, या जो आपका टेम्पररी डिस्टेंसिंग टेम्परेचर था इसको क्रॉस कर रहा है टेम्परेचर, उससे 10 डिग्री से क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, यानी 50 को क्रॉस कर रहा है, फिर क्या करना पड़ेगा, उस पैच पर वापस से टेम्पररी डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, वापस से टेम्पररी डिस्टेंसिंग वो पैच का करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर छोटा सा कुछ नोट लिखा हुआ है, लेट अस गो थ्रू दैट एज वेल। वो एक नोट लिखा हुआ है, उसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। क्या कह रहा है ये नोट, डीप स्क्रीनिंग शैल बी अंडरटेकन, डीप स्क्रीनिंग शैल बी अंडरटेकन विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड। डीप स्क्रीनिंग को जो है कम से कम समय में, विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड ऑफ टेम्पररी डिस्टेंसिंग, यानी कि जब भी हमने टेम्पररी डिस्टेंसिंग की हो, जब भी हमने टेम्परेरी डिस्टेंसिंग की हो, उसमें जल्द से जल्द हमको क्या करना है, छनाई का काम करना शुरू करना है। यानी टेम्पररी डिस्टेंसिंग एक बार हुई तो ज्यादा दिन हमको रुकना नहीं है, जल्द से जल्द वो काम कर लें। ठीक है, क्यों, सो एज टू एंश्योर, सो एज टू एंश्योर, so as to ensure temperature range as prescribed in para 2। अब अभी हमने पढ़ा था ना टेम्परेचर का रेंज, उसके लिए आपको क्या करना है, जल्द से जल्द आपको टेम्परेरी डिस्टेंसिंग करना है। फेलिंग विच टेम्परेरी डिस्टेंसिंग में बिकम ड्यू अगेन। फिर क्या कह रहा है, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, वापस से डिस्टेंसिंग आपकी ड्यू हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर ई। पॉइंट नंबर ई क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डीप स्क्रीनिंग, यानी छनाई के दौरान, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डीप स्क्रीनिंग, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डीप स्क्रीनिंग, इफ देर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ, अगर वहां पर देर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ मिनिमम टेम्परेचर फॉलिंग 20 डिग्री, यानी अभी जब इसके पहले वाला पॉइंट जरा मैं दिखाता हूं आपको, फिर से कंपेयर करने के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ जो बात हो रहा था, हमारी रेंज क्या है भाई, हमारी रेंज क्या है, इसको इधर से अच्छे से देख लो आप, TD+10 से TD-20 ना, तो TD+10 से TD-20, तो इसमें ये TD+10 है और ये है मेरा TD-20। ये दोनों है ना, TD+10 और दूसरा क्या है, TD-20। ठीक है, तो TD+10 के ऊपर गया तो ये पॉइंट नंबर डी था। ठीक है, पॉइंट नंबर डी हमने पढ़ा, वो TD+10 के ऊपर की बात हो रही थी, यानी कि तापमान मेरा है TD+10 को जब क्रॉस कर रहा है। अब मैं पॉइंट ई जो पढ़ रहा हूँ TD-20 के बारे में पढ़ रहा हूँ, TD-20। तो क्या कहता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डीप स्क्रीनिंग, यानी छनाई के दौरान, if there is any possibility of minimum temperature falling below 20 डिग्री सेल्सियस, below TD यानी टेम्परेरी डिस्टेंस, तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, TD-20 के नीचे जा रहा है अगर तापमान, तब हमको क्या करना है, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग should be introduced to detect or guard against rail fracture। तो हम क्या करेंगे, TD-20 के नीचे अगर टेम्परेचर जा रहा है छनाई के दौरान, तो हमें क्या करना है, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग शुरू कर देना है, ताकि कहीं रेल फ्रैक्चर वगैरह ना हो, उसको हम लोग मॉनिटर करने के लिए क्या करेंगे, कोल्ड वेदर पेट्रोलिंग, ठंडी के मौसम की गश्त, इसे शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब डीप स्क्रीनिंग किस तरीके से की जाए, उसका सीक्वेंस क्या है, उसके बारे में बात हो रही है। डीप स्क्रीनिंग ऑफ LWR में बी डन फ्रॉम वन एंड ऑफ LWR टू द अदर एंड, यानी एक तरफ से शुरुआत किया LWR में, एट रैंडम कहीं से भी नहीं करेंगे, यानी कि चलो यहाँ से शुरू किया, ये मेरा एंड है, तो कंप्लीट एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, आपने डीप स्क्रीनिंग कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, डीप स्क्रीनिंग आपने कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर डीप स्क्रीनिंग एंड कंसल्टेशन डिस्टेंसिंग ऑफ LWR शैल बी अंडरटेकन। क्या करेंगे, डिस्टेंसिंग ऑफ LWR, LWR की डिस्टेंसिंग फिर से
की जाएगी। ठीक है, जैसे फास्टनिंग रिन्यूअल के बाद में भी इमीडिएटली कहा था डिस्ट्रेसिंग करना, वैसे यहाँ पर भी जो है छनाई के बाद में फिर और छनाई हो और छनाई कंसोलिडेशन हो, उसके बाद में क्या करना है, डिस्ट्रेसिंग करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अदर स्पेशल मेंटेनेंस, अदर स्पेशल मेंटेनेंस, अदर टाइप्स ऑफ स्पेशल ट्रैक मेंटेनेंस कॉन्स्टिट्यूट। अब ये कुछ स्पेशल मेंटेनेंस के बारे में बात है, कुछ इसके अलावा अदर स्पेशल मेंटेनेंस में क्या कहता है, अदर टाइप्स ऑफ स्पेशल ट्रैक मेंटेनेंस जॉब कंस्टिट्यूट्स लाइक, जॉब्स लाइक lowering of track, major realignment of curve, renewal of large number of sleepers, या फिर रिहैबिलिटेशन ऑफ फॉर्मेशन और ब्रिजेस कॉजिंग डिस्टर्बेंस टू ट्रैक। ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है। और कौन कौन से काम हैं जो स्पेशल ट्रैक मेंटेनेंस में आते हैं, तो अदर टाइप्स ऑफ स्पेशल ट्रैक मेंटेनेंस जॉब्स constitute jobs like lowering of track, major realignment of curve, renewal of large number of sleepers और rehabilitation of formation of bridges causing disturbance to track। इन कामों के बारे में क्या कहा जा रहा है, ये काम अगर आप कर रहे हैं तो इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, फॉर कैरिंग आउट सच मेंटेनेंस, ऐसे काम करने के लिए द अफेक्टेड लेंथ ऑफ ट्रैक में बी आइसोलेटेड फ्रॉम LWR बाय इंट्रोड्यूसिंग एसईजेस एज नीडेड। ठीक है, तो अगर लोअरिंग का काम करना है, मेजर कर्व रिअलाइनमेंट का काम करना है, बहुत सारी स्लीपर बदली करना है, ब्रिज का या फॉर्मेशन का कोई ट्रबल चल रहा है जो आपको रेक्टिफाई करना है, तो क्या कहते हैं, LWR से ये पैच को क्या कर देंगे, अफेक्टेड लेंथ में भी आइसोलेटेड फ्रॉम LWR बाय इंट्रोड्यूसिंग एसईजेस एज नीडेड, एसईजे डाल के उस पैच को हम क्या करेंगे, आइसोलेट कर देंगे। आगे कहता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, काम होने के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क the affected length of track shall be de-stressed at the required de-stressing temperature and joined with rest of the LWR in accordance। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग कि जब आपने एक पैच का डिस्ट्रेसिंग आपने सॉरी स्पेशल मेंटेनेंस एक्टिविटीज जो है आपको ऊपर हमने नाम पढ़ा, ये कर लिया, इसके बाद में क्या करेंगे, अफेक्टेड पैच का हमको डिस्ट्रेसिंग करना है। ठीक है, किस पे करना है, जो भी सेक्शन का TD होगा, डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर, उसके रेंज के अंदर डिस्ट्रेसिंग करना है। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम इनको जो है, ये जो अफेक्टेड पैच था जिसको आइसोलेट किया था, डिस्ट्रेसिंग आपने कर दिया, आप उसको जो है बाकी LWR के साथ में जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसको बाकी LWR के साथ में जोड़ देंगे, जो पैरा 342 ज्वाइनिंग ऑफ LWR के बारे में है, इस तरीके से आपको उसको उनके साथ में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो विद दिस पैरा 346 इज कंप्लीट टुडे। आज हमने 2 पैराग्राफ पढ़ा, पैरा 345 वापस से पूरा पढ़ा पॉइंट नंबर 1 से, 345 एंड 346। 345 was talking about regular track maintenance, whereas 346 was talking about special track maintenance।